हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का है और मैं पिछले 10 सालों के पीवाईक्यूज को यहाँ कराने वाला हूँ। पिछले 10 सालों में डिफरेंट टाइप्स के यानी लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस को मैं यहाँ लूँगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल की हो जाए। ध्यान रखिएगा, बोर्ड में जो सेट्स हैं वो कई सारे बनते हैं, मोर देन 10 सेट्स बनते हैं। तो उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर लिए गए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो, जिससे आपको टू द पॉइंट सही एक्सप्लेनेशन मिल जाए और सभी वैरायटी के क्वेश्चंस आप हैंडल कर पाएं। और एक छोटी सी जानकारी कि जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट में कुछ इशू लगता है उनके लिए मैंने वन शॉट भी इसका बना रखा है, जो बहुत ही कम समय में 2.5 घंटे में 2 घंटे 40 मिनट में पूरी चीज को सभी डेरिवेशन के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ कवर करता है। वो भी आप देख सकते हैं। खैर, बात में स्टार्ट करता हूं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। ये जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज। 2024 के भी क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड है और 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। कई बच्चे पूछते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। तो आपको कुछ नहीं करना, डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप और स्टोर सेक्शन में जाइएगा। वहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा, क्लास 12 फिजिक्स फ्री पीडीएफ। इसका मैंने प्राइस काफी लग दिया है लाखों में, जिससे गलती से भी कोई बच्चा परचेज ना कर ले। इसके अंदर जो भी पीडीएफ्स हैं वो ओपन है, यानी क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। अपनी पढ़ाई में इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे जिससे कि वो रिवीजन कर सकें, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जिससे मैं आपको जो भी अपडेट्स हैं उनके बारे में बताता रहूं और आपको सही मार्गदर्शन देने की पूरी कोशिश करता रहूं। तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, अभी भी पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाए, उनको लगता है समझ में नहीं आ रहा है, शुरू कहाँ से करें, क्या न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन कौन से करने चाहिए, कोर्स में क्या है, कोर्स में नहीं क्या है, ये सारी दिक्कतें मेरे साथ जुड़कर आप दूर कर सकते हैं द्रोणा 2.0 में। तो द्रोणा 2.0 को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो लाइव क्लासेस मिलेंगी मेरी, मैं खुद ही पढ़ाता हूं वहाँ। लाइव क्लासेस मिलेंगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, न्यूमेरिकल निकलने लगेंगे, डेरिवेशन होने लगेंगे। इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस में एक्सप्लेनेशन मैटर करता है। तो वो एक्सप्लेनेशन आप मेरे साथ जीरो टू हीरो वाला पाएंगे। यही नहीं, एनसीईआरटी एग्जांपल्स का भी हर वीडियो सॉल्यूशन मेरी भाषा में मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। साथ में एक आपको वर्कशीट मिलेगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो फुली सॉल्व होगी, जिसका भी मदद आप लेते रहेंगे और धमाकेदार तैयारी हो जाएगी। तो जो बच्चे चाहते हैं कि 97-98% वो स्कोर कर सकें बोर्ड एग्जाम में, वो द्रोणा 2.0 में शामिल हो जाएं और मेरे साथ पढ़ाई शुरू करें। जो बच्चे लेना चाहते हैं उनके लिए है अरविंद एकेडमी का ऐप। इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको द्रोणा 2.0 दिखाई पड़ेगा। 12th वालों के लिए ज्वाइन करके मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है वो वजह यानी वीडियो को करते हैं शुरू। तो बच्चों करते हैं 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन 2024 का। आइए देखते हैं। ए प्रोटॉन इज टेकन फ्रॉम P1 टू P2 both located in an electric field. The potential at points P1 and P2 are -5 volt and +5 volt. ये यहां पर देखिए P1 कोई पॉइंट है जिसका पोटेंशियल दे रखे हैं +5 वोल्ट, और एक कोई दूसरा पॉइंट है P2 और इसका जो पोटेंशियल है वो इसका -5 है और इसका जो पोटेंशियल है वो +5 वोल्ट है। ठीक है, और एक प्रोटॉन को, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, इस प्रोटॉन को आप P1 से P2 की तरफ ले जा रहे हैं। P1 से P2 की तरफ ले जाने में कोई भी रास्ता आप पकड़ें, पाथ, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती है। इसलिए फाइनल और इनिशियल पोजीशन से ही मतलब होता है। तो चाहे आप ऐसे लाएं, चाहे आप ऐसे घुमा के लाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क डन यही होगा। एज्यूमिंग दैट काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द प्रोटॉन एट P1 एंड P2 आर 0, यानी काइनेटिक एनर्जी P1 P2 पर कुछ नहीं थी, शून्य थी, तो वर्क डन बताना है प्रोटॉन के ऊपर। तो बड़ी सिंपल सा ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जो वर्क डन होगा वो क्या होता है, W = Q × डेल्टा V। ये वर्क डन का फॉर्मूला यहां पर आप लगा सकते हैं बिल्कुल आराम से।
Q का चार्ज एक स्टेप और बढ़ाते हैं, Q लिखते हैं और इसको लिखते हैं यहां पर V2 माइनस V1 जो कि डेल्टा भी है। Q का चार्ज है प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन के बराबरी, और प्लस V2 का मतलब है 5 वोल्ट माइनस, और V1 का मतलब है माइनस 5 वोल्ट। तो ये वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 10 हो जाएगा। तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यहां पर पावर हो जाएगी कम, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 की पावर माइनस 8 जूल, और यही आपका बेटा यहां पर हो जाएगा आंसर। तो देख लेते हैं कि कौन सा आंसर यहां मैच कर रहा है। तो आंसर मैच कर रहा है बी, तो बी इज द करेक्ट चॉइस। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से पॉज करके नोट करें। तो बच्चों करते हैं 2024 का 1 नंबर का सवाल, ये असर्शन रीजनिंग वाला सवाल है, और 2024 का 1 नंबर का। ये देखते हैं इसके अंदर क्या पूछा गया है, उसका बड़े आसानी से जवाब देंगे। कह रहा है कि असर्शन है इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन 2 halves ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग एज शोन इन द फिगर। ये एक रिंग है, इसके ऊपर वाले हाफ पर पॉजिटिव चार्ज दिए हुए हैं और नीचे वाले हाफ पर निगेटिव चार्ज दिए हुए हैं बराबर। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग इज अलोंग OC। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ द रिंग इज अलोंग OC, ऐसा बोल रहे हैं ये। रीजन ओ नहीं है, ये सेंटर O of the ring, the resultant electric field at the center O of the ring is along OC। अब यहां की ये जो बात कर रहे हैं वो क्या, देखिए यहां पर बात बिल्कुल दुरुस्त है, अभी समझाते हैं। रीजन लिखा है, इट इज सो बिकॉज द नेट पोटेंशियल एट O इज नॉट जीरो। लिख रहा है पोटेंशियल जीरो पर, O पर जीरो नहीं है। तो देखिए जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो बराबर है, क्योंकि सिमेट्रिसिटी हो जाएगी। आधा देखिए प्लस प्लस लिखा हुआ है ऐसे, और आधा इसमें माइनस है, ये सेंटर है। इस प्लस का जो असर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें तो E1, और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E2, क्योंकि निगेटिव अपनी तरफ खींचता है। तो E1 प्लस E2 जो आप करेंगे ये नेट रिजल्टेंट आएगा, और ये किधर रहेगा, अलोंग OC। तो ये तो ट्रू है, असर्शन इज ट्रू। लेकिन इसका जो रीजन दिया है कि पोटेंशियल इस O पर जीरो होगा, वो गलत है। जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो, ये गलत है, क्योंकि पोटेंशियल यहां पर होगा 0। जो पोटेंशियल ये मिलके पॉजिटिव यहां बनाएंगे, ये सारे मिलके उतना ही नेगेटिव बना देंगे। तो V पोटेंशियल एट O, ये O है, विल बी जीरो। कहने का ये मतलब हो गया कि V इज फॉल्स। V कह रहा हूं फॉल्स, मतलब रीजन इज फॉल्स। रीजन हमारा क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि रीजन में क्या लिखा हुआ है कि नॉट जीरो हो। तो आप समझ गए कि इसका तीसरा वाला ऑप्शन यानी आंसर नंबर C हो जाएगा, जहां पर आप कहते हैं कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये कहानी। तो असर्शन हो गया साहब ट्रू, जैसा मैंने यहां लिखा था, और रीजन हो गया यहां पर फॉल्स। बात समझ पाए होंगे, इसको भी पॉज करके अच्छे से नोट कर लें आप। तो बच्चों करते हैं 2024 का 5 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए 5 मार्क्स क्वेश्चन, हमेशा 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको दो पार्ट के अंदर मिलेंगे। नॉर्मली पहला डेरिवेशन होता है, यहां भी देख लेते हैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P एट ए पॉइंट R फ्रॉम इट्स सेंटर फॉर मच लार्जर डिस्टेंस कंपेयर टू द साइज ऑफ द डायपोल। तो ये डेरिवेशन है जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने भी कई वीडियोस पे बनाए हैं जो आपकी मदद करेंगे, तो आप चाहें तो वहां से देख लीजिए, डेरिवेशन आराम से कर पाएंगे। अब हम इस सवाल को देखते हैं, ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं करके दिखाऊंगा किस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मेथड डिफरेंट। तो यहां बोल रहा है 3 पॉइंट चार्जेस Q, 2Q एंड NQ आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, और यहां पर Q चार्ज है, यहां 2Q चार्ज है, और यहां पर भाई साहब NQ चार्ज है एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो,
इसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। अब बताइए n की वैल्यू कितनी होगी? बात समझ गए होंगे आप। अभी निकालते हैं, इसको हम 1 कह देते हैं, 2 1 2 लिखना आसान होता है इसलिए इसको 3 कह देते हैं, चार्ज नंबर। आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, नंबर 2 पॉइंट है, उसकी कितनी हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर आप पेयर बनाते हैं और डिस्टेंस, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका डिस्टेंस हम r ले लेते हैं, तीनों बराबर होगा। तो Q1 इंटू Q2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, Q इंटू Q2 2Q अपॉन R। फिर आ जाते हैं इसका जोड़ा इससे, तो Q इंटू NQ अपॉन अगेन R प्लस इस पे आ गए इसका पेयर इससे, तो ये हो गई 2Q इंटू NQ अपॉन R। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। उम्मीद है फॉर्मूला आपको मालूम होगा, मैं याद दिला देता हूं फिर भी एक बार। 3 पॉइंट सिस्टम के लिए बना रहा हूं, कलर बदलना चाहता हूं, व्हाइट कलर ले लेता हूं। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूले के अनुसार Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q1 Q3 अपॉन R12 लिख दो, इसको R13 लिख दो, और फिर Q2 Q3 अपॉन R23। ये फॉर्मूला होता है। R1 का मतलब R1 से 2 तक की दूरी, R1 की 3 तक दूरी, 2-3 का मतलब 2 से 3 तक की दूरी। इसी फॉर्मूले को यहाँ लगा दिया, क्योंकि सब में R था तो झंझट ही नहीं हुई, और आप 1 2 3 जो माने हो वो पेयर बना दो, 3 जोड़े बनेंगे। समझ में आई होगी इतनी बात, मुझे नहीं लगता कोई कष्ट की बात है। अब इसको देखिए, इन्होंने कहा है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है भाई वो 0 है। इसका मतलब है कि यहां पर मैं जो कॉमन आ रहा है उसको पहले कॉमन ले लेता हूं यहां पर। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड 1/R, तो ये बाहर ही आ गया। अंदर क्या बचा देखिए, 2Q स्क्वायर, यहां बचा NQ स्क्वायर, और यहां बचा 2NQ स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 0 है। यानी यहां से क्या सीखे हम कि ये 0, ये तो 0 होगा नहीं, कांस्टेंट है, तो 2Q स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर और प्लस 2NQ स्क्वायर बराबर 0। Q स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो ये बचा 2, और यहां पर आगे बढ़ेंगे तो इसे लिख देंगे आप N, और यहां क्या लिख देंगे 2N। तो ये Q स्क्वायर से डिवाइड, ये आ गया 3N, और इस 2 को इधर ले जाओगे तो -2 लिख दोगे, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। आंसर हो गया ये, बस और क्या करना है। ये देखिए कितना आसानी से निकाल पाए। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, आसानी से काम हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, जैसे पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो मैं हटता हूं, इसको पॉज करें और नोट डाउन कर लें। ये थोड़ा सा नीचे रह गया तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, मेरे ख्याल से ये आप नोट कर पाए होंगे। एक कदम आगे बढ़ा देते हैं इसको यहां तक, जैसे पूरी बात आपको दिख जाए। तो बच्चों करते हैं एमसीक्यू 1 नंबर का 2024 का क्वेश्चन। इसमें बोला गया है एन आइसोलेटेड कंडक्टर विथ ए कैविटी हैज ए नेट चार्ज प्लस क्यू। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, आइसोलेटेड मतलब अकेला, इसके आसपास कुछ नहीं है, और इसमें कैविटी है। कैविटी जानते हैं ना, जैसे दांतों में कैविटी हो जाती है, वैक्यूम बन जाता है, खोखला हिसाब किताब। अब कैविटी की हिंदी याद नहीं आ रही, क्या बोलना चाहिए, शायद टिपिकल होती हो, आप समझ गए होंगे, छेद हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है वहां पे। हैज ए नेट चार्ज प्लस क्यू, इसका जो पूरा है वो भैया नेट चार्ज जो है प्लस क्यू है। ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज इनसाइड द कैविटी, इसके अंदर एक, कलर बदल लेना चाहिए मेरे ख्याल से बेहतर होगा, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज हमने रख दिया है, ठीक है। इसके बाद नेट चार्ज ये है। द चार्जेस ऑन द कैविटी वॉल, कैविटी वॉल मतलब इस वॉल की बात कर रहा है, एंड द आउटर सरफेस आर रिस्पेक्टिवली। देखिए इसको मैं कैविटी वॉल बोला तो इसको मैं डब्ल्यू बोल देता हूं इस हिस्से को, और इसको सरफेस बोल देता हूं। अब क्या होगा यहां पर देखिए, बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये कंडक्टर में इंड्यूस कर देगा अपने बाजू में नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज।
कितना निगेटिव चार्ज होगा, तो यहां पर ही निगेटिव चार्ज होगा माइनस क्यू, यानी क्यू डब्ल्यू की बात करोगे तो माइनस क्यू आएगा। और क्योंकि कंडक्टर में यहां इंड्यूस हुआ है निगेटिव चार्ज, तो बाहर इंड्यूस कर देगा अपने बराबर ही पॉजिटिव चार्ज। और पहले से यहां प्लस, इसका नेट चार्ज प्लस क्यू था इस कंडक्टर पे, तो कंडक्टर पे अगर टोटल चार्ज प्लस क्यू था, तो अब सरफेस पे कितना हो गया, क्यू था इस कंडक्टर पे, अब ये प्लस क्यू और एडिशनली इस पे आ चुका है। तो क्यू प्लस क्यू इज दी सरफेस चार्ज इसका हो गया। जैसे क्यू प्लस क्यू सरफेस पे हो जाएगा और ये माइनस क्यू टोटल घटाओगे तो नेट चार्ज क्यू ही बचेगा। बात समझ में आ गई? ऐसे सिंपल हो गया। अब इसको गॉस थ्योरम से भी समझाया जाता है, तो वो भी तिकड़म से मैं बता दूंगा जिससे कोई चीज रह ना जाए। ये तो बड़ा सिंपल लॉजिक था। इंड्यूस्ड हुआ माइनस क्यू अंदर तो प्लस क्यू बाहर, जोड़ के लिख दिया। ऐसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात, इसी डायग्राम को मैं यहीं फिर से बताता हूं। चलो इसको मैं पकड़ता हूं। ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये कैविटी है साहब, और इसमें आप अंदर रख दियो प्लस क्यू चार्ज। बढ़िया। अब अगर आप गॉसियन सरफेस ले लो, इस कंडक्टर, एक तो कंडक्टर है ना भरा हुआ, मैं इसको ऐसे ऐसे कर देता हूं जैसे आपको कंडक्टर लगे कि खाली स्थान नहीं है, ये भरा भरा है। तो यहां पर मान लीजिए, यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं पी पॉइंट पर। ये पी कहां है? इनसाइड द कंडक्टर। पी कहां पर है? इनसाइड द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा? 0 होता है। हम ये पढ़ चुके हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और हम गॉसियन सरफेस ले लें, ये हमने ले ली कौन सी? गॉसियन सरफेस। ये नीली नीली, पता नहीं आपको कितनी दिख रही है, ऐसे ये हमने ले ली गॉसियन सरफेस। ऐसे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है इसका। तो गॉसियन सरफेस में क्या हो जाएगा, आप E डॉट ds लिखकर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हो। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है P पर, तो ये वैल्यू खट से 0 हो गई है कि नहीं? तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब Q इनसाइड की वैल्यू 0 होनी चाहिए। मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। प्लस क्यू तो बैठा ही हुआ है, तो इसको 0 होने के लिए माइनस क्यू भी होना चाहिए। अब यहां तो आप कुछ डाले नहीं हो, ये तो खाली स्थान है प्लस क्यू के अलावा। तो इसका ये मतलब है कि यहां इसके वॉल पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया है। यहां पर इसकी वॉल पर, क्यू वॉल पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से ये कहानी बन रही है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि आखिर माइनस क्यू आया होगा, ये पक्का कैसे करें। कर लिया आपने पक्का, है ना? अब यहां पर अब दूसरा लॉज, ये मेथड 1 और ये मेथड 2 चल रहा है। अब आप ये समझ पाए कि भैया माइनस क्यू यहां पर अंदर आ चुका है। अब हम जानते हैं कि नेट चार्ज सवाल के दूसरे हिस्से में हम लोग, दूसरे मेथड में नेट चार्ज दे रखा है कंडक्टर का प्लस क्यू ऑफ द कंडक्टर। कोई चीज रह ना जाए इसलिए मैं बढ़िया तरीके से बता रहा हूं। ये क्या है? इज द सम ऑफ द चार्ज, सम ऑफ द चार्ज एट कैविटी वॉल प्लस cavity wall and the charge on their surface। सरफेस जैसी बातचीत हुई थी, ये सरफेस वाला, इसको सरफेस लिए, इसको वॉल लिए। अभी मैंने समझाया था, एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब यहां से हम लोग क्या देख पाए कि भैया जो नेट चार्ज था सरफेस पे, मतलब QS की वैल्यू क्या, या लिख दें कि नेट चार्ज कितना हो जाएगा, तो नेट चार्ज हो जाएगा जो सरफेस पे चार्ज है और प्लस ये माइनस क्यू चार्ज है अंदर। ये नेट चार्ज है, ये सरफेस पे, तो सरफेस पे जितना होगा माइनस क्यू अंदर वाला, वो भी तो कंडक्टर पे है। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया मेरे बच्चे? QS बराबर Q प्लस क्यू। आंसर, यानी इसका आंसर आ गया, ये एक आंसर हुआ माइनस क्यू एंड क्यू प्लस क्यू। तो इसके हिसाब से C ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
मैंने देखिए पूरी चीज एक्सप्लेन की है। जैसे आप दोनों, ये फट वाला तरीका मैं लगाता रहता हूं, तो आप भी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहेंगे तो सोचे बिना कट से कर देंगे, दिखते ही टिक मार दे के उसमें बात ही खत्म। मैंने ये इसलिए बताया कि कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट ये होता है, वो भी क्लैरिटी मिल गई आपको। जैसे कोई और तिकड़म वाला सवाल आए तो एक सवाल से 10 सवाल बन जाएं। आप इसको सुंदर तरीके से नोट कीजिए, आप इतना नोट कीजिए, फिर ऊपर खिसकाते हैं तब बात बनेगी। मेरे ख्याल से नोट कर पाए होगे, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं जिससे पूरा मुद्दा आपकी समझ में आ जाए और बहुत शानदार तरीके से बात को आप पकड़ पाए। नोट करो ना। और देखिए ये आपको भ्रमित करने के लिए सवाल दिया गया है, दिखाता हूं। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो ट्विस्ट रहते हैं, आपको घबरा सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए लिखा क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू कहीं रख लीजिए। इससे ये बता रहा है किसी डिस्टेंस आर पर, इस पॉइंट पी पर आपका जो डिस्टेंस इसके सेंटर से आर है, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका वी है बेटा, बहुत अच्छी बात है। देन द पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन विल बी। अब इक्वेटोरियल लाइन तो जानते हैं कि अगर आप डायपोल ऐसे बना दें, प्लस क्यू माइनस क्यू, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है इसके मिड पॉइंट से जाए, यानी ओ से पास करे और 90 डिग्री पे जाए, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां पर जब भी कोई पॉइंट लेते हैं आप, आर डिस्टेंस पे ये बोल रहे हैं, तो आप जानते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो भाई डायपोल के पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। बस इसका इससे क्या लेना देना, क्योंकि आप देखिए तो यहां से जितनी डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस यहां से हो जाती है। अगर ये मान लीजिए 2l मान रहे हैं तो ये l हो जाएगी, और इसको पाइथागोरस से निकालोगे तो अंडर रूट l स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगी, यही डिस्टेंस इसकी हो जाएगी। तो एट पॉइंट पी पर सेम डिस्टेंस है, एक का माइनस पोटेंशियल चार्ज भी सेम है, माइनस पोटेंशियल, एक का प्लस पोटेंशियल, दोनों जुड़ के कितना पोटेंशियल दे देते हैं, जीरो। सिंपल सी बात आप इतनी याद रख सकते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर डायपोल का पोटेंशियल जीरो होता है, क्योंकि यहां से डिस्टेंसेस सेम है, चार्जेस भी सेम है, बस पोलैरिटी अलग अलग है। इस वजह से एक का माइनस पोटेंशियल, एक का प्लस पोटेंशियल और शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर इस इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए कितना होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए आंसर नंबर डी, 0। तो ये रहा आपका आंसर नंबर डी। तो ये कुछ बच्चे ऐसा सोच कहीं फंस गए इस जाल में तो कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, जो कि नहीं करेंगे पढ़ने वाले। फिर भी जो वीडियो देख रहे हैं आप, इससे क्लैरिटी मिलनी चाहिए। चलिए, मैंने कुछ शुरुआती जो सवाल हैं वो कोशिश की है कि रीसेंट वाले ही पकड़ के चलें आगे, फिर आगे सवाल आते जाएंगे। देख लेते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 4 माइक्रोफैरड आर टू बी कनेक्टेड in such a way that the effective capacitance of the combination is 6 microfarad। इस 4 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर हैं, 3 है ना, 3 है। इनको ऐसे कनेक्शन में देना है कि हम इनका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड ले पावें। अभी लेते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड बाय कनेक्टिंग। अच्छा, अब आप जानते हैं कि अगर हम इन तीनों को पैरेलल में लगा दें, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कैसे सोचेंगे आप, तो आपको मालूम है पैरेलल में कैपेसिटेंस सीधे जुड़ जाता है, इतना हम लोग को मालूम है, सी पैरेलल। तो यहां अगर तीनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो 4 4 4 यानी 12 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ये 4 4 का है ना, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं जिससे समय हमारा आपका बचे और आप सही दिशा में ज्यादा है। ये 4 4 4 कर देंगे तो 12 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अगर हम सीरीज में लगा दें तो हम जानते हैं 1/c वाला फॉर्मूला लगता है, और इसमें एक चीज हमने पढ़ रखी है कि ये अगर 4 माइक्रोफैरड है तीनों, तो सीरीज में जो रिजल्ट आता है वो इसका कैपेसिटेंस छोटे से छोटा जो कैपेसिटेंस है उससे भी कम होता है। यानी हमें पहले से मालूम है कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट 4 माइक्रोफैरड से कम आने वाला है। बात समझ रहे हो? सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी लगाते हो कोई छोटे से छोटा कैपेसिटेंस भी लगा दोगे, यानी मान लो 2 4 4 के हैं और एक उसमें से 1 माइक्रोफैरड का है, तो उसका रिजल्टेंट सीरीज में 1 माइक्रोफैरड से भी कम आ जाएगा। पकड़ पा रहे हो ना? ये ध्यान रखने वाली बात है। 3 कैपेसिटर हैं सीरीज में, एक है
तीन माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? जो सबसे छोटा है उससे भी कम, 1 माइक्रोफेरेड से भी कम। तो भाई साहब ये दोनों कॉम्बिनेशन हमारे लिए रिजेक्टेड है, यानी ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। 6 माइक्रोफेरेड चाहिए। अब हमारे दिमाग में ये तुरंत बत्ती जल गई कि अगर हम इन दो को सीरीज में कर दें तो 4 का आधा 2 माइक्रोफेरेड मिल जाएगा। अब पैरेलल में 4 लगा दें तो टोटल 6 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा? 2 सीरीज में, 1 पैरेलल में। ऐसे ही तो कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो? तो ये बना देखिए 2 सीरीज में, देखते हैं इसमें क्या होता है। और ये इसके पैरेलल में लगा दिया। ये 4 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड बेटा जी, और ये 4 माइक्रोफेरेड, ये सीरीज में है। तो सीरीज में इनका रिजल्टेंट पूरे का कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफेरेड। कैसे निकालते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में तो शॉर्ट वाला लगाओ, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये आप जानते ही हैं, 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 7, 16 अपॉन 8 यानी 2 माइक्रोफेरेड। और ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में आप जोड़ देते हैं, सीरीज वाला प्लस C3 कह दीजिए। तो इसका नेट था 2 और इसका 4, तो 2 प्लस 4 यानी 6 माइक्रोफेरेड। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बना? कॉम्बिनेशन बना कि 2 सीरीज में लगाएंगे बेटा, 1 पैरेलल में लगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 2 ऑफ देम कनेक्टेड इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इन पैरेलल टू द थर्ड। तो दिस आंसर इज C। इस तरह से मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा गहराई से आपको बता सकूं। तो ये इस तरह से सवाल हो गया। अब अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा है और काफी पूछे जाने वाला है। ये ऐसा सवाल 2-3 बार आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करते हैं ये। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x, ये x है, ये V है, शोन इन फिगर, ये ग्राफ दे दिया है। एक तरफ V है, एक तरफ x है, और कह रहे हैं कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ है E एज ए फंक्शन ऑफ x, एक तरफ E और एक तरफ x, वो इसके हिसाब से इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। तो देखिए कैसे इसको पकड़ते हैं हम लोग, है ना, कैसे प्लॉट करते हैं, मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए हमें एक रिलेशन पता है, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। हम ये जानते हैं, नहीं जानते, जानते ही होंगे, नहीं जानते तो याद कर लो। चलो ठीक। अब इसमें अगर ये वाला ग्राफ है हमारा v और x का, तो ये dv अपॉन dx क्या हो जाता है? ये स्लोप हो जाता है। स्लोप क्या हो गया? dv बाई dx। बात पकड़ पा रहे होगे इस ग्राफ में v, क्योंकि v अपॉन x क्या है? स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए इस 0 से लेकर 2 तक की कहानी, ये स्लोप थीटा है, स्लोप को tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां dv बाई dx भी आ गया है। बात पकड़ में आ रही? ये स्लोप पॉजिटिव है ना, थीटा एक्यूट एंगल है 90 से कम, तो tan थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये यहां पर स्लोप पॉजिटिव है। अगर 0 से लेकर 2 तक स्लोप पॉजिटिव है तो हमारा E क्या होगा? भाई ये क्वांटिटी जो आ रही है, इस क्वांटिटी को हम प्लस लिख रहे हैं, अभी जो आ रही है। बात समझ में आ रही है ना? कहां से कहां तक में? 0 से लेकर 2 में x का वेरिएबल ले रहे हैं। तो दिस रिजल्टेंट विल बी निगेटिव। भाई माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब 0 से 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव होनी चाहिए। चेक करो कौन कौन से हो सकते हैं। 0 से 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव पॉसिबिलिटी है, 0 से 2 में पॉजिटिव ये नहीं हो सकता, 0 से 2 में पॉजिटिव ये भी कट गया, और 0 से 2 में अरे ये भी कट गया भैया। मतलब आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आंसर यही है इसका। इसी झटके में क्लियर हो गया, लेकिन सवाल पूरा समझाएंगे हम आपको, क्योंकि मान लो कोई ट्विस्ट है तो आप कर पाए। बात समझ रहे हो क्या? तो यहां पर 0 to 2x में ये x है, इसमें E की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, इसी में है, इसमें पॉजिटिव चलेगी, इसमें पॉजिटिव चलेगी, इसमें पॉजिटिव चलेगी, तो 3 नहीं हो सकते। अच्छा हम यहां पे सवाल रोकेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो सीखना है। सवाल तो हो गया है, अब आगे देखते हैं 2 से 4 में क्या घटना घट रही है। तो जब हम पहला पार्ट कर ले, दूसरा समझ लो। जब x की वैल्यू क्या है? 2 से 4 के बीच में है, यही है, बढ़िया। यहां पर ये स्लोप कितना है? इसका स्लोप 0 है, ये स्लोप, इसका स्लोप पॉजिटिव था, और इसके स्लोप की बात करोगे तो ये निगेटिव है।
है ना, ये देखिए एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है तो निगेटिव हो जाएगा tan थीटा। खैर स्लोप की बात करते हैं 2 से 4 में, जो कि शून्य है। शून्य होने का मतलब क्या है, E माइनस, और स्लोप 0 रख दिया है तो E कितना आ गया बेटा जी, 0। तो यहां पर आप देख पाइए 2 से 4 में, क्योंकि ये सही जवाब आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इस तरह बनाते हैं और अगली बात करते हैं 4 से 6 में, पूरा समझा के छोड़ेंगे। x जब होगा 4 से 6 में बेटा, उस समय स्लोप निगेटिव है, थीटा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, tan थीटा निगेटिव आ जाएगा। स्लोप निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी क्या बनी, माइनस, और ये भी माइनस आ गया। स्लोप देख पा रहे हो ना, क्योंकि निगेटिव है, क्योंकि स्लोप निगेटिव है, तो ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर देखिए 4 से 6 में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो ये आपका सही। इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वही बच्चा कर पाएगा जो पढ़ लिख रहा है। ये प्योर रट्टा मार के ये नहीं कर सकते, क्योंकि क्या ग्राफ बन जाएगा, आप रट कैसे सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा रट्टाफिकेशन में है तो ये हाथ से निकल जाएगा क्वेश्चन। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। खैर आप इसको कर पाए होंगे, मैंने पूरी कोशिश की है कि सरल भाषा में आप सीख पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आप नोट, अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन इसको पहले नोट कर लीजिए आप। मैं हटता हूं जैसे स्क्रीन पूरी सामने आ जाए, और इसको आप पकड़ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं, ये भी 2023 का, मैंने जैसे वादा किया था, टफ हो सरल हो रिसेंट पहले है। आपको पढ़ना है तो सरल और कठिन से डरना क्या। आइए, 2 small conducting balls A and B of radius R1 and R2 have charges Q1 Q2। अब देखो इसमें कुछ बातें एक्स्ट्रा समझाऊंगा, ध्यान रखना। यहां पर ये बोल रहे हैं एक बॉल A है और दूसरी बॉल B है, एक जैसी नहीं है, आइडेंटिकल नहीं लिखा है, ध्यान रखना। यहां पर स्मॉल कंडक्टिंग, छोटी बड़ी कोई हो सकती है, रेडियस अलग अलग है। मैं इसको यहां बीच में नहीं लिखूंगा क्योंकि रेडियस नहीं बना पाऊंगा, तो इसको मैं रेडियस R1 लिख रहा हूं, ये दूसरी वाली रेडियस R2 है। इनको चार्ज दे बैठे हैं Q1 और इनको चार्ज दे बैठे हैं Q2। बड़ी अच्छी बात, दे आर कनेक्टेड बाय ए वायर। अब इसके बाद मैं अगली सेकंड स्टेज बना रहा हूं, इसको एक वायर से हमने कनेक्ट कर दिया है। रेडियस तो वही है, आप जानते हैं। अब ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द चार्जेस ऑन ए एंड बी इन इक्विलिब्रियम। अब क्या होगा, देखिए पहली बात, पहली गलती जो बच्चे कर सकते हैं, आदत उनकी पड़ी होती है कि इस पे Q1 Q2 है तो दोनों का एवरेज डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यहां Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, जो बच्चा ये करेगा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कब पॉसिबल होता है, जब आइडेंटिकल स्फीयर्स होते हैं। बात समझ रहे हैं, अगर यहां पे आइडेंटिकल होते, एक जैसे, तो आप क्या कर लेते, दोनों पर चार्ज Q1 प्लस बाई टोटल चार्ज का आधा आधा बांट देते। लेकिन ये आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स नहीं है, तो यहां पर आधा आधा चार्ज नहीं बटेगा। समझ गए, अलग मामला है। क्या अलग मामला है कि मान लीजिए किसी का पोटेंशियल ज्यादा है किसी से, सपोज कर लेते हैं ए का पोटेंशियल ज्यादा, किसी का ज्यादा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो चार्ज ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ चलेगा, ऐसे फ्लो करना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का कॉमन पोटेंशियल अचीव ना हो जाए, तभी तो रुकेगा चार्ज का फ्लो। बड़ी अच्छी बात। अब मान लीजिए इक्विलिब्रियम आ गया, कॉमन पोटेंशियल अचीव हो गया, और इसमें जो चार्जेस नए वाले रह गए, अब वो क्या है, Q1 डैश Q2 डैश, और पोटेंशियल तो दोनों का कॉमन है तो VV आ गया, है ना। ये जो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का रेशियो होता है वो C1 अपॉन C2 के बराबर होता है। ये याद कर लीजिए कैसे होता है, वो भी हम बता देंगे क्योंकि हम लोग डिटेल्ड वर्जन में हैं। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की बात करें तो ये C1 अपॉन C2 के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, इसका अगर लिखें Q इजिकल टू CV लिखते हो तो ये लिख दो Q1 डैश इजिकल टू C1 इंटू V। इसका क्या लिख दो, Q2 डैश इजिकल टू C, पोटेंशियल तो सेम ही है इक्विलिब्रियम में। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे आप देख लोगे कि ये C1 अपॉन C2 आ गया। कई किताबों में इसका आंसर भी गलत दिया है, तो ध्यान से समझना, ये रिलेशनशिप आ गई, यानी जब भी इक्विलिब्रियम में आएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की वैल्यू C1 अपॉन C2 के बराबर होगी। और ये
ये क्यों फ्लो हो रहा है चार्ज? चार्ज हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। अब हम जानते हैं कि जो स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होता है। स्मॉल आर लिख देते हैं, यहां सब बात कही गई है। तो यहां पर अगर मैं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इसमें लिखूं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 लिख दूंगा C1 की जगह, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 लिख दूंगा C2 की जगह। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, R1 अपॉन R2 आ गया। यानी Q1 डैश की वैल्यू इसके हिसाब से R1 अपॉन R2 इंटू Q डैश बनी रहेगी। ये रिलेशन है, 1 कह देते हैं, एक रिलेशन, क्योंकि 2 वेरिएबल है, दूसरा भी चाहिए। अब हम जानते हैं कि भाई इसमें और इसमें चार्ज तो बाहर से ना दिए गए ना लिए गए, तो चार्ज का कंजर्वेशन होना चाहिए। जितने चार्ज थे उतने ही रहेंगे, बस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया है। तो आप इसको इक्वेट कर दीजिए, यानी कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश की वैल्यू Q1 प्लस Q2 होगी। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्योंकि ना चार्ज कहीं बाहर जा रहे ना चार्ज कहीं अंदर जा रहे। बस देखिए अब सॉल्व होने वाला है। Q1 डैश की जगह ये वैल्यू पुट कर दो यहां से, तो ये वैल्यू आ गई R1 अपॉन R2 Q2 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और यहां पे देखिए Q2 डैश ले लीजिए कॉमन, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? R2 एलसीएम लेके R1 प्लस R2 अपॉन R2, इतना तो आप समझते ही हैं, Q1 प्लस Q2। तो Q2 डैश की वैल्यू क्या आई? R2 ऊपर चला गया, यानी Q1 प्लस Q2 इंटू R2 और R1 प्लस R2। ये सारी नोन क्वांटिटीज, ये देखिए निकल आया है। Q2 डैश कितना होगा? इतनी वैल्यू होगी, Q1 प्लस Q2 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये Q1 डैश भी निकालना, इसी तरह आप निकाल लीजिएगा Q1 डैश। मतलब चाहो तो ये वैल्यू कहीं पुट कर दो या यहां पुट कर देना। ये R2 है, वहां पर R1 आ जाएगा। सिंपल सी बात आपको दिख ही रही है। Q1 प्लस Q डैश, अगर चाहो तो Q डैश की वैल्यू यहां पुट कर दो, Q1 निकाल लो इस तरीके से। आप देखो Q1 प्लस Q2 अपॉन, मैं रख के निकाल ही देता हूं, मैं नहीं रिस्क लेना चाहता। इस इक्वेशन को ले लो, भले थोड़ा समय लग जाए। ये Q2 डैश है, ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2, थोड़ा सा कैलकुलेशन बन जाएगा। इससे बेहतर है कि इसकी वैल्यू यहां डाल दूं, ज्यादा सरल पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें Q2 की वैल्यू डाल दो। Q2 डैश कितना हो जाएगा? R2 अपॉन R1 Q1 डैश, Q2 की जगह, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो गया R2 अपॉन R1 Q1 डैश बराबर Q1 प्लस Q2। ये ज्यादा जल्दी निकल आएगा। और यहां से Q1 डैश आप कॉमन ले लो, तो R1 प्लस R2 अपॉन R1, और ये रहा Q1 प्लस Q2, यानी Q1 डैश की वैल्यू क्या हो गई? Q1 प्लस Q2 और R1 इधर और R1 प्लस R2। दिस क्वेश्चन इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, और ये आपके आंसर आ गए। तो मैंने कहा, मैंने इस बात का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा है कि छोटे छोटे सवाल पहले कराओ, 5, 7, 10, जैसे आप मैदान में टिके रहें। जिसको पढ़ना है मजबूती से पढ़ो। ये 2023 में आया, तैयार सवाल है, अच्छा सवाल है। तो जो, और कई किताबों में जो गाइडें आती हैं उसमें ये गलत दिया हुआ है। तो अगर आप सही चीज पढ़ना चाहते हैं तो इसको ध्यानपूर्वक सीखिए। खैर, ये Q1 डैश Q2 डैश निकाल लिया। अगले सवाल की तैयारी करेंगे, इसको नोट करवा दें कई जैसे चाहते हैं आप। तो बेटा यहां पर मैं रुकूंगा, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। इसको आपने नोट किया होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं। अब इसको थोड़ा ऊपर, पूरा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस तरह से ये पूरा स्क्रीन आपके सामने है। तैयार सवाल लिखा है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of 3 charges Q, 2Q और -3Q placed at the vertices of an equilateral triangle of side A। बहुत पूछा जाता है ये भाई साहब,
ऐसे सवाल ना आए तो आपका पेपर ही ना बने। तो मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा हूं, है बहुत सरल, देखिए कितने प्यार से समझेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंथ वेंथ साइड ए दे रखी है, तो इस साइड को मैं ए लिख देता हूं, तीनों ए हो गई। 3 चार्जेस हैं तो एक को क्यू लिख दो, जैसा बोला है इन्होंने, एक को 2q लिख दो और तीसरे वाले को -3q लिख दो। बढ़िया हो गया। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं Q1 Q2 अपॉन R वैसे लिख देते हैं। अभी मैं लिख के दिखा रहा हूं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इसकी, वो कैसे लिखेंगे, देखिए U इज इक्वल टू, सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम आएगा, तो मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूं। इन दोनों के बीच की एनर्जी प्लस इन दोनों के बीच की एनर्जी प्लस इन दोनों के बीच की एनर्जी, तो पेयरिंग करते हैं ना, पेयर बना, जोड़े बनाते हैं। तो इसके कितने जोड़े बनेंगे, यहां देखिए, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, अभी लिख रहा हूं मैं आपके सामने, 3 पेयर बनेंगे। पेयर बना के लिखते हैं ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुमने पहले कर दिया, जो कांस्टेंट आ जाएगा। अब पेयर बना रहे हैं तो मैं Q का इससे और Q का, ऐसे ही बनाओ सीरियल में तो कभी गलत नहीं होगा। तो Q का पेयर बनाया हमने 2Q से, बीच का डिस्टेंस कितना होता है A। इसके बाद इस Q का दूसरे वाले से, तो प्लस लिखा Q इंटू -3Q अपॉन A। अब इसका पेयर खत्म हो गया, 3 ही खिलाड़ी थे, इसका बनाओ इससे, तो ये रहा 2Q और -3Q अपॉन A। और बस, क्यों, क्योंकि इसका इससे बन गया, तो इसका इससे बनाने कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये इसके साथ पेयर बना चुका है, ये लिखा हुआ है, रिपीट हो जाएगा वरना। जैसे 1 2 3 चार्ज हैं, तो एक का पेयर 2 से, एक का पेयर 3 से, एक वाला खल्लास, पहले का दूसरे से, पहले का तीसरे से, अब तो कोई है नहीं, फिर दूसरा शुरू करो, तो दूसरे का तीसरे से। अब दूसरे का पहले से बनाने से कोई मतलब नहीं, सॉरी, दूसरे का पहले से, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये नहीं बनाइए, जो बचा वहीं तक चलिए। फिर तीसरे का बनाने की कोशिश करेंगे, तो तीसरे का पहले से बनाएंगे, ऑलरेडी है, तीसरे का दूसरे ऑलरेडी है। यानी हमें कैसे सीख लेना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है जब तक मामला खत्म ना हो। मतलब फॉरवर्ड का मतलब 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, खत्म हो गया। फिर 2 का, चलो 2 का 3 से, बस बात खत्म, घूमना नहीं है पीछे। इस तरह से पेयरिंग करेंगे, बात पकड़ पाए। अगर 4 हो, वो भी सिखा देता हूं ऐसे की तैसे, रुको तुम। अगर 4 चार्ज हो तो कैसे करना है, जैसे आप भूल ना जाए, गलती ना हो जाए, इसके देखिए शायद 6 पेयर बन जाएं। कैसे, 1 का 2 से बनाया, 1 का 3 से बनाया, 1 का 4 से बनाया, 1 का खेल खत्म, 2 पर आ जाओ। फिर मैं, जगह कम पड़ रही, 2 का 3 से बनाया, इधर लिख रहा हूं, 2 का 3 से बनाया, 2 का 4 से बनाया, इसका खेल खत्म। 3 पे आ जाओ, 3 का 4 से बनाया, बात खत्म। इस तरह बनाओ, ये 6 पेयर बन गए, तो कभी गलती नहीं होगी पोटेंशियल एनर्जी निकालने में। नहीं, आप छूट जाते हैं आपके, तो नहीं छूटेंगे इस तरीके से। मैं इस तरीके से ही बनाता हूं, जैसे मैं भी ना भूलूं। तो यहां पर ये मैंने लिख दिया और आपने लिख दिया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये a सब में कॉमन है, तो 1/a यहां ले लो। यहां बचा 2q स्क्वायर, यहां आ गया -3q स्क्वायर, यहां आ गया -6q स्क्वायर, अगर मैं सबको ठीक लिख रहा हूं, ठीक है। ये बता 9, 9 में से 2 गए 7 माइनस के, तो टोटल कितना आ गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7q स्क्वायर अपॉन a। दिस इज योर आंसर। इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आप निकाल पाएंगे। इसको नोट कीजिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं फटाफट। तो ये आप नोट कर पाए होंगे, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। यहां पर भी ये भी रिसेंट है एकदम, और 3 पॉइंट चार्जेस Q, स्मॉल q और -q ऐसे रखे हैं, केप्ट एट वर्टिसेस इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां भी है, और साइड L है, ये लिखा है, बड़ी अच्छी बात। एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अरेंजमेंट, जो किया वही यहां करना है, अभी कर लेंगे। द पोटेंशियल एट D, एक चीज और पूछ ली है कि पोटेंशियल एट D क्या होगा, ये भी बता दो। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
एनर्जी निकाल लेते हैं। तो जैसे मैंने सिखाया आप तो सीख गए हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए, जोड़े बनाइए, पहले का जोड़ा दूसरे से, तो Q लिखा इंटू माइनस Q लिखा, बीच का डिस्टेंस L, फिर पहले का दूसरे से, पहले का तीसरे से, Q लिखा और नीचे L। अब ये Q खत्म हो गया, माइनस Q का प्लस Q से, माइनस Q का प्लस Q से अपॉन L। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, निकाल के देखते हैं कितनी आती है। L कॉमन आ गया है और ये वैल्यू हो गई माइनस QQ, ये हो गई प्लस QQ और ये हो गई प्लस Q स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस Q स्क्वायर। ये दोनों देखिए कट गए, U की वैल्यू कितनी आ गई, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L। ये पहले पार्ट का आपका आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट पार्ट यहां कहीं भी लिख देना चाहिए, काहे को, जब इतनी मेहनत आप और हम कर रहे हैं तो चूके क्यों। अब दूसरी बात करते हैं, 2 पार्ट थे, है ना, ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर या 5 नंबर के होते हैं। मैंने आगे के क्वेश्चंस में मार्क्स भी मेंशन कर दिए टाइप करके, लेकिन ये जल्दी में टाइप नहीं हो पाया, इसलिए मैंने फोटो लगा के आपको सिखा रहा हूं। तो द पोटेंशियल एट पॉइंट डी, तो डी पर यहां पर पोटेंशियल निकालना है, तो ये बनाएगा अपना पोटेंशियल, ये बनाएगा अपना, ये बनाएगा अपना। तो ये डिस्टेंस हमको पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये तो हमको पता है L/2 है और ये भी L/2 है, लेकिन ये अभी नहीं पता है, तो नहीं पता तो निकाल लोगे। मैं दूसरा नंबर का सवाल यही निपटा देता हूं। अब यहां पर अगर मैं AD निकालूं तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज यानी L स्क्वायर में से ये पार्ट माइनस L/2 का स्क्वायर घटा दो, L/4 आ जाएगा, सॉल्व करोगे √3/2L आ जाएगा। आराम से देख लीजिएगा, बहुत प्यार से निकलता है सब, नीचे 4 में से 1 गया 3 वगैरह वगैरह। अब ये AD आ चुका है, अब पोटेंशियल एट D, यहां पर पोटेंशियल ये बनावेगा, ये बनावेगा, ये बनावेगा, तो मैं लिख रहा हूं टोटल पोटेंशियल एट D। शुरू करो, K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसकी जगह K भी लिख देते हैं, और फिर रहा पेयर Q, किसी इससे ले लेते हैं Q से बनने वाला, तो Q से बनने वाला लोगे तो क्या लिखोगे, Q और ये डिस्टेंस कितना था, √3/2 डिस्टेंस, तो ये √3/2 मैं लिख देता हूं अभी, वरना ये 2 मैं ऊपर लिखना चाह रहा था। ये देखिए आ गया, फिर माइनस Q कितना बना रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विथ साइन रखते हैं तो ये रहा -Q और बीच का डिस्टेंस है L/2। फिर ये कितना बना रहा है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस है अपॉन L/2। अब आप ध्यान से देखिए, ये माइनस प्लस बराबर है, तो इसको कैलकुलेट करे बिना ही निपटा मारिए। आंसर यही है, यानी मैं नीचे खसका नहीं रहा हूं स्लाइड, ये VD की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 कूदकर ऊपर चला जाएगा, या काट दो 2 से 2 तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा, या काटो नहीं ऊपर ही कर देते हैं, K के फॉर्म में भी लिखते हैं कई लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये रहा 2Q अपॉन √3L। हमने Q काटने से कहा कि काटना चाहो काटो भी, नहीं काटोगे तो इसको लिख देते हैं कई लोग K, गुलाम्स कांस्टेंट के लिए, ये 2 तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2KQ अपॉन √3L। ये देखिए आपका आंसर नंबर 2 है, सेकंड पार्ट यहां से शुरू हुआ था। इस तरह से इसको कर पाएंगे, मैं पूरी चीज बता रहा हूं, भले 10 मिनट ज्यादा लग जाएं, लेकिन आपकी समझ में आए, जिससे केवल यही सवाल ना हो, इस तरह के जो भी बने उसको तोड़ मरोड़ दो। चलिए इसको नोट कीजिए, अगला सवाल करते हैं हम लोग। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, नोट करने में काफी तेज हैं आप, और इस सवाल में ये क्वेश्चन है और ये डेरिवेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये डेरिवेशन तो आप सीख सकते हैं, मैंने अपने डिटेल्ड वीडियो में भी कराया है, वन शॉट में भी कराया है, और अलग से एक सीरीज है वहां भी डेरिवेशन किया गया है। ये डेरिवेशन वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल से
आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां कहां निकालेंगे, आर पे आर, इससे बाहर, यहां डेरिवेशन कर लेना। इस क्वेश्चन को हम लोग लगा रहे हैं और इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए क्या बोलता है, 3 चार्जेस -q + q -q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो रख दो पहले, ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, -q इधर है, इससे सेम डिस्टेंस पर यानी x डिस्टेंस पर रख दो, और इससे फिर x डिस्टेंस पर आपने -q फिर रख दिया। ये सिचुएशन है। कह रहा है इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज दीज चार्जेस इज 0, इनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और फिर निकालना है Q/Q का रेशियो। निकाल लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी फटाफट निकालो। U कितना हो जाएगा, 1/4πε0 को मैं K लिख दे रहा हूं यहां, तो K लिख दिया। जोड़े बनाओ, इसका इससे जोड़ा, -q का +q से, बीच की डिस्टेंस x, इस पहले का तीसरे से, -q इंटू -q, बीच की डिस्टेंस अब हो गई 2x, x ये थी, x ये थी, 2x, फिर इस q का इससे, और बीच की डिस्टेंस x। ये पोटेंशियल एनर्जी है जो कि 0 के बराबर है। ये गिवन है आपका क्वेश्चन के अंदर कि पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर कर देना। अब यहां पर x कॉमन आ जाएगा तो k/x तो मामला अलग हो जाएगा। मैं लिख भी दूं क्या, k/x इधर लिख लो, ये वैल्यू हो जाएगी -q, x कॉमन है तो 1, ये हो गया +q² 2, और यहां आ गया -q/1 बराबर 0। ये तो कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं है। ये -q जुड़ गए तो -2q + q² 2 बराबर 0। इसको इधर ले जाओ तो q² 2 बराबर 2q। इस q से स्क्वायर कट गया तो q बराबर 4q, यानी q/q निकालोगे तो 1/4 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ये सब सवाल जो हैं ये रट के आप नहीं कर पाएंगे, समझना जरूरी है। और वैसे ही क्वेश्चन अब आ रहे हैं और अच्छा भी है। वो क्वेश्चन आने से आपका बोर्ड भी शानदार प्रदर्शन कर लेते हैं, और फ्यूचर के कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जेई है, नीट है, CUET है, सब में आप बढ़िया प्रदर्शन करें। इसको नोट कर लें आप, मैंने प्यार से बताया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर से मैंने लगभग कई सारे क्वेश्चन 2023 के लिए हैं, लगभग सभी। तो ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट, एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, अभी मैंने इसका फोटो बनाया जिससे समय बचे, दिखा देते हैं आपको। ठीक, मेरे ख्याल से दिखा देना ही चाहिए, फिर इसको यहां कर लेंगे। तो ये जो था जिसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उससे बनने वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी, और 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज है तो उससे कैसे बनेगी। तो इसकी फोटो देखिए, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है +q, और ये उसी के बराबर -q। एक है +q और सेम चार्ज -q। यहां आइडेंटिकल चार्जेस हैं, आइडेंटिकल +q चार्जेस। तो यहां पर देखिए +q और +q रखा है, और ये जो यहां आपको दिख रहा है, ये इस तरह, ये इक्विपोटेंशियल डॉटेड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ये कहीं लिख दूं क्या, ये जो लाइन है ये इक्वी पोटेंशियल, इसको ड्रॉ करके सीख लेना। और ये जो लाइन आपको दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इसी तरह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये डॉटेड लाइंस हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गाढ़े ब्लैक कलर से दिख रही हैं। ये डायपोल का मामला है, 2 आइडेंटिकल चार्जेस का मामला, आइडेंटिकल एंड जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ये बनाने को बहुत आता है, ये भी और ये भी। अगर इसकी तैयारी सही से नहीं करेंगे तो नहीं बना पाएंगे। ध्यान रखना, ये सेंटर पर नहीं है। देखिए गोले के सारे गोले पे सेंटर पे ना बना देना, ये गलती करते बच्चे। ये पास पास हैं, देखिए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तगड़ी होती है, तो ये पास पास आ गए, यहां दूर दूर चले गए। और ये देखिए ++ है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस रेयरर हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता है। तो यहां पर ये पास पास है और यहां दूर दूर है।
तो ये गलती नहीं करनी है कि सेंटर पे रख के गोले नहीं खींचने हैं। समझ गए होगे मेरे ख्याल से। यहां पर पास पास, इधर दूर दूर है, इक्वी पोटेंशियल कई सारी सरफेसेस, और इसकी कहानी भी आप समझ गए होंगे। अब इसका जो न्यूमेरिकल है उसको करने का प्रयास कर लिया जाए, ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो न्यूमेरिकल इधर ही कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया दिस वन एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर। एरिया और सेपरेशन दे रखा है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यही कर लेते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, कैपेसिटर का। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। एरिया की बात करें तो 6 इंटू 10 की पावर -3। D है 3 मिलीमीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर -3। इसको कैलकुलेट करोगे तो 17.7 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड आपका आंसर आ जाएगा। ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरा, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन द ईच प्लेट। इस कैपेसिटर को आपने 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया है, ये कैपेसिटर है, तो इस पे चार्ज कितना होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, हम जानते हैं चार्ज वाला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। C हम निकाल चुके हैं, V से और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 17.7 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड आ गया, इंटू कितना करोगे 100 वोल्ट, 2 जीरो कम कर दो, तो 17.7 इंटू 10 की पावर -10 चार्ज है, कूलाम। ये नंबर 2 आंसर आ चुका है, कोई समस्या नहीं। तीसरी बात कह रहा है, हाउ वुड चार्ज ऑन दी ईच प्लेट बी अफेक्टेड इफ 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट ऑफ K इज इक्वल टू 6 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। देखिए 3 मिलीमीटर का सेपरेशन था, पूरे में पूरा घुसेड़ दिए हैं डाइलेक्ट्रिक K बराबर 6 का, इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, और वोल्टेज सप्लाई लगी हुई है। तो यहां पर आप क्या समझें, सिखाने के लिए, वरना झट से कर देते हैं हम। यहां पर जब वोल्टेज सप्लाई लगी हुई है तो वोल्टेज तो कम होने नहीं देगी बैटरी, उसका तो काम ही यही है, और पूरा आप डाइलेक्ट्रिक भर दिए हैं K बराबर 6 का। तो नया वाला कैपेसिटेंस आप जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक बढ़ने के बाद K टाइम्स बढ़ जाता है, तो नया कैपेसिटेंस कितना हो गया, K इंटू C। डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो K टाइम्स बढ़ जाता है। अब चार्ज क्या हो जाएगा, नया वाला चार्ज बात करें Q डैश, तो नया वाला कैपेसिटेंस और वोल्टेज तो 100 के 100 ही रहेंगे। C डैश का मतलब है KC, और वोल्टेज रहा आपका, अभी V लिख देता हूं, K का मतलब 6 था, और CV की वैल्यू ये ऊपर से निकाली है हमने, C इंटू V, देख रहे हो ना, ये पुराना चार्ज, तो इसको आप लिख दीजिए 17.7 इंटू 10 की पावर -10, और अब क्या वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद, 1.062 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम। ये आंसर रहा। अगर बैटरी लगी हुई है तो इसको सिंपली आप KQ की तरह भी याद कर सकते हैं। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज बढ़ जाएंगे डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, और अगर बैटरी हटा ली गई है फिर इंसर्शन है डाइलेक्ट्रिक का, तो चार्ज उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, क्योंकि ना वो भाग सकते हैं ना आ सकते हैं। अगर बैटरी नहीं लगी है तो चार्ज सेम रहेंगे, बैटरी लगी हुई है तो पोटेंशियल सेम रखने के लिए ज्यादा चार्ज झोंकना पड़ेगा बैटरी को, तो Q डैश की वैल्यू KQ के बराबर होगी। तो सीधे इससे कर सकते हैं, या मैंने लॉजिक देते हुए ये सवाल कराया है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम जबरदस्त तरीके से बिल्डअप हो। तो ये आप नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। ये है एक पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O एज शोन इन द फिगर। ये देखिए यहां पे मार्क्स लिख दिए हैं, इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो भैया हम तो यहां पर जानते ही हैं, पॉजिटिव चार्ज से जितना दूर जाओ पोटेंशियल घटता है। पोटेंशियल का तो फॉर्मूला ही रहता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यानी VA की वैल्यू क्या है फॉर ए गिवन चार्ज R के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर बढ़ाओगे वी घटेगा। तो ए का पोटेंशियल पास में है तो ज्यादा, बी दूर है तो कम। तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इस फॉर्मूले, इस आर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि आर ए इज लेस देन आर बी। ज्यादा इसमें टेक्निकल करने की जरूरत नहीं है, जहां तक प्यार से हो पाए काम वही ठीक है। ये वैल्यू वी ए माइनस वी बी क्या हो गई? ग्रेटर देन 0। ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन नहीं है, तो पॉजिटिव है इसका डिफरेंस। आंसर इज पॉजिटिव। आप समझ गए यहां से? बस बड़ा सिंपल सवाल था, ज्यादा झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। पास रहोगे तो ज्यादा पोटेंशियल, दूर जाओगे तो कम पोटेंशियल। सिंपल रखो चीजें, वही पसंद आएंगी आपको और हमको। अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल भी बहुत ही फेमस सवालों में से एक है। कई लोग इसका एमसीक्यू के लिए शॉर्टकट याद कर लेते हैं, आप भी कर लीजिएगा। एमसीक्यू है फट से लगाओ, नहीं एमसीक्यू है करना पड़े तो हम करके दिखा रहे हैं। 2 नंबर का, एन स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं, ऐसी ऐसी एन है। ईच ऑफ रेडियस आर, इनका रेडियस भी आर है। चार्ज टू ए पोटेंशियल वी, पोटेंशियल वी है। These droplets coalesce to form a single large drop, ये मिल जाती हैं, एक बड़ी सी ड्रॉप बनाती हैं। इसका रेडियस दिया हो ना दिया हो, कैपिटल आर पकड़ रहे हैं। विदाउट एनी चार्ज लीकेज, जितना चार्ज इस पे था उतना इस पे आ जाएगा। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द लार्ज ड्रॉप, ये जो अगर मैं इसको वी डैश कर दूं क्या, चलिए वी डैश कर देता हूं, ये वी डैश निकालना है। यहां की बात अगर हम करें तो इसमें वॉल्यूम तो दोनों का एक होगा, और इसके पोटेंशियल का रिलेशनशिप क्या होता है? अगर एक पे चार्ज क्यू ले लें हम यहां पर, तो क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये क्या है? पोटेंशियल ऑफ सिंगल ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ सिंगल स्मॉल ड्रॉप। और क्योंकि वॉल्यूम कंजर्वेशन तो लगेगा ही, इसी से पूरी ड्रॉप बन रहा है, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन पहले लगा देते हैं, रेडियस में रिलेशन आ जाएगा। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन, तो इसका वॉल्यूम कितना? एक का है 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल एन है यहां पर, इतना वॉल्यूम टोटल है। इसका हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इक्वेट कर दीजिए, 4/3 तो भाई साहब सीधे सीधे कट गया। अब यहां पर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई? n की पावर 1/3, और ये क्यूब रूट लोगे तो ये आर ही बचेगा। ये रिलेशन आपका आ गया, 1 कह दो चाहो तो इसे, कैपिटल और स्मॉल आर में रिलेशन। ठीक, अब यहां पर टोटल चार्ज कितना था? टोटल चार्ज एक पर क्यू लिया है, n है, तो टोटल चार्ज इज एन क्यू। ये चार्ज यहां पर क्यू ही रहेगा, जितना उधर था उतना चार्ज यहां पर है। सिंपल सी बात है। खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोटेंशियल ऑफ ए बिग ड्रॉप। पोटेंशियल ऑफ ए बिग ड्रॉप, तो बिग ड्रॉप पे पोटेंशियल क्या रहा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है बड़ा वाला टोटल चार्ज, और रेडियस है उसका बड़ा वाला रेडियस। अब पुराने वाले से जो फिगर्स हैं वो इसमें ठूस देंगे, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस कैपिटल क्यू की जगह स्मॉल एन क्यू रख दो, जिससे पुराने वाले से रिलेशन बना पाए। कैपिटल आर की जगह रख दो एन की पावर 1/3 इंटू आर। इस एन को एडजस्ट करके बाहर कर देंगे, बाकी सब एक तरफ। ये एन की पावर 1 है, और 1/3 घट जाएगा इसमें, तो n की पावर कितना आ जाएगा? 2/3। साफ नहीं लिखा है, ये देखिए 1 में 1/3 घटाओगे 2/3 बचेगा, और ये पूरी वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल था, गिवन था हमको वी सवाल में। तो ये वैल्यू क्या हो गई? वी डैश की वैल्यू बेटा n की पावर 2/3 इंटू स्मॉल ड्रॉप। ये आंसर आपका आ गया है बेटा, n की पावर 2/3v, दिस इज योर आंसर। और इसको फॉर्मूले की तरह कई बच्चे याद कर लेते हैं, मैं लिख देता हूं, एमसीक्यू में बड़ा काम आता है। तो वो कैसे याद करते हैं? v लिख दो बिगर ड्रॉप, जितना ड्रॉप्स थी उसकी वैल्यू 2/3, और f स्मॉल ड्रॉप।
इस तरह से फॉर्मूला बना लेते हैं। तो एमसीक्यू आएगा तो झट से हो जाएगा, आप भी बना लीजिए, हम क्यों पीछे रहे हैं। और अगर करके दिखाने का आ जाएगा तो मैंने बताया ही आपको है। एमसीक्यू आए इतना ना करो, इसी को लगाओ काम तमाम। जो नीट वीट की तैयारी करते हैं वो बड़ा बड़ा ऐसे ही निकाल लेते हैं, जो जेईई मेंस की तैयारी करते हैं, आप भी निकाल लेना। खैर, ये फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो। किसके लिए? एमसीक्यू के लिए। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा एमसीक्यू के लिए। वीडियो भले 10 मिनट चला जाए, लेकिन आपको समझ में सब आना चाहिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, करने का तरीका, और ये फॉर्मूला कहां से इजाद हुआ, इन्वेंशन, उसको भी पकड़ लीजिए। नोट कर चुके होंगे, अगला सवाल चलेंगे। इसको नोट करने में तो आप पॉज करें और नोट कर डालें। तो ये देखिए यहां पर, इसको आप बढ़िया तरीके से कर चुके। 2 पॉइंट चार्जेस Q and -2Q आर केप्ट d डिस्टेंस अपार्ट। तो लिखो भाई, एक यहां पर Q है, ये पॉइंट A ले लेते हैं, और इससे कोई दूसरा डिस्टेंस है -2Q, ये पॉइंट B ले लेते हैं, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो साहब D है। फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज Q at which potential due to this system of charge is 0। हमें वो पॉइंट पकड़ना है, इसके हिसाब से आंसर देना है जहां पर पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज 0। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d माइनस एक्स। इससे बनने वाला पोटेंशियल, इससे बनने वाला पोटेंशियल जोड़ के 0 के बराबर कर दो। तो मैं लिख रहा हूं पी वी ए पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ए प्लस वी पोटेंशियल एट पी ड्यू टू बी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, गिवन है या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, जो भी भाषा आप यूज करते हैं। वीपीए का मतलब क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी के क्यू अपॉन एक्स प्लस के, Q का वैल्यू है -2Q और बीच का डिस्टेंस है d माइनस एक्स बराबर 0। K निपट गया यहां से, Q भी कट गया, तो 1/x -2/d माइनस एक्स बराबर 0। मेरे ख्याल से आप मेरे साथ होंगे, और इसको मैं यहां और निपटा देता हूं। तो 1/x बराबर 2/d माइनस एक्स, d माइनस एक्स बराबर 2x, 3x बराबर d, यानी x बराबर d/3। मेरे ख्याल से हम लोग समझ गए, और d/3 है। फिगर के हिसाब से राइट साइड, ऐसा भी चाहो तो लिख दो, राइट साइड फ्रॉम, या राइट साइड की जगह टूवर्ड्स -Q, टूवर्ड्स -2Q, बस हो गया। तो x बराबर d/3 टूवर्ड्स -2Q। जैसे इधर ना समझ जाए एग्जामिनर, इधर ही है, पक्की तौर पे सही आंसर, इस तरह से बात बन गई। तो इसको आप नोट कर लीजिए साहब। वाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम ले लें, सपोज करिए ये सरफेस ले ली इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, जिसका पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। अगर ये पॉइंट ए ले लेते हैं, पॉइंट नंबर 1 या ए, और एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी, तो इक्विपोटेंशियल के केस में VA बराबर VB होगा। एक चार्ज को ये कह रहा परपेंडिकुलर क्यों होती है, तो हम आपको ये दिखाएंगे कि अगर मान लीजिए एक चार्ज को हम Q को यहां से यहां ले जाते हैं A to B, तो कितना काम करना पड़ता है, A to B में वर्क डन Q इंटू डेल्टा V। इन दोनों में डिफरेंस तो है नहीं क्योंकि सेम पोटेंशियल पर है, इसलिए Q इंटू 0 वर्क डन कितना होना चाहिए बेटा, 0। तो ये हमें पता भी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में वर्क डन 0 होता है। अब इसका कानून सुनो, ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर लाइन क्यों चाहिए। हम उल्टा सोचेंगे, मान लो परपेंडिकुलर लाइन नहीं है तो क्या होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने इसके परपेंडिकुलर ना लेके कुछ ऐसे बना दी। अगर ऐसे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बनाई है, तो ये इसके दो कंपोनेंट ले सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पैरेलल लिख देते हैं, और एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अगर ये एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है, तो जब इस Q को आगे बढ़ाओगे
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको काम करना पड़ेगा या ये करेगा। फोर्स आ गया ना, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, ई है तो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट ए टू बी कर रहे हो, तो इसमें जब ए टू बी जाओगे तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन जितना भी हो, मान लो मैं लिख दे रहा हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपको समझाने के लिए, तो फोर्स हो गया क्यू ई और डिस्प्लेसमेंट मान लो ए बी लिख देता हूं। ये वर्क डन होना चाहिए, लेकिन आप बोले पड़े हुए हो कि ये वर्क डन की वैल्यूज कितनी है। ये वर्क डन की वैल्यू इक्वी पोटेंशियल के लिए 0 होनी चाहिए। तो भाई ए भी 0 नहीं, क्यू 0 नहीं, तो ई ही तो 0 होगा। ये ई वाला पैरेलल वाला ई है, तो ई पैरेलल कंपोनेंट 0 होना चाहिए। अगर ई पैरेलल 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली होगा। किसी नॉर्मल वेक्टर का ही कंपोनेंट उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शून्य होता है, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लिख दे। ई का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आता। समझ में आई बात? अगर ये नॉर्मल है तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, कोई वर्क डन नहीं है। लेकिन अगर ये नॉर्मल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक तो नॉर्मल, एक टेंजेंशियल सरफेस के। और टेंजेंशियल सरफेस की वजह से जब ए से बी जाओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा या वो वर्क डन करके देगा, जिधर भी प्लस माइनस ले जा रहे हो। तो वर्क डन करोगे, जबकि कह रहे हो वर्क डन होना नहीं है इक्वी पोटेंशियल पे, तो इसका मतलब है कि ई पैरेलल हमारा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। मैं हट जाता हूं और इसको नोट कर लीजिए। तो यहां बोल रहा है व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। तो सिंगल आइसोलेटेड चार्ज में प्लस क्यू लेके चल रहा हूं, दोनों ही बता देंगे। प्लस क्यू रखोगे तो आपको मालूम है कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल आएंगी ऐसे ऐसे, इसकी जैसे फुटबॉल होती है उस तरह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने की कोशिश करो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस से नॉर्मली प्लस रखे हो, इसलिए अवे। अभी जितनी लाइनें खींच दो, कुछ लाइनें मैं खींच देता हूं इस तरीके से। ये हो गया आइसोलेटेड चार्ज का। अगर यहां पे माइनस क्यू रखे होते मेरे बच्चे, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो ऐसी होती फुटबॉल नुमा शेप में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाते, टूवर्ड्स। या बाकी लाइनें और भी खींच लेना। तो ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। ये कैसी हैं, कई इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस मिलेंगी, क्योंकि ये जो फुटबॉल बना रहे हो इसका रेडियस बढ़ाते चले जाओ, जितना भी वो मिलती जाएगी। इसका ये मतलब है कि यहां पर पोटेंशियल और यहां पे पोटेंशियल सेम है। और ध्यान रखना इन दोनों का पोटेंशियल नहीं सेम है। अगर इसका 40 वोल्ट है तो इसका भी 40 वोल्ट है, लेकिन इसका जो है ये हो जाएगा 50 वोल्ट समझ लो। तो ये एक जगह सेम पोटेंशियल, अलग अलग के लिए अलग अलग पोटेंशियल। ऐसा कंफ्यूजन मत रखना, कई बच्चे ये समझ लेते हैं कि जितनी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है सबका सेम। ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर जो पॉइंट हैं उनका पोटेंशियल सेम, अलग अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेस का अलग अलग पोटेंशियल। ठीक, जो आपको दिखाई मैंने कोशिश की झट से बताने की। खैर इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ये मैं बना चुका हूं आपको, पीछे वाला तो आपको दिखाया था। माइनस क्यू रखोगे तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस आ जाएंगी, पीछे बना चुके हो। टूवर्ड्स बनाना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पीछे बनाया था। इस तरह से इसका बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी पिछले वाले में सारी चीज मैंने समझा दी थी। 5 नंबर पर राइट टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की जो कैरेक्टरिस्टिक पहली क्या है कि उस पे वर्क डन 0 होता है। तो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज 0। ये तो बड़ी अच्छी चीज रहती है, पकड़ के रखिए। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब वही है, आर ऑलवेज
डायरेक्टेड नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या सरफेस, ये इसकी कहानी हो गई। नोट करिए, आगे चलेंगे फटाफट। तो इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेसेसरली जीरो एट ए पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो? अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब यह है कि V भी जीरो होगा। गलत बोल रहा है ये। गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट दिस इज फॉल्स, रॉन्ग, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हम रिलेशन जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू R जीरो है। इसका मतलब V जीरो होना नहीं है, V कांस्टेंट होना है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या है? V इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू जीरो आती है। और ये कहानी क्या देखते हैं आप, एक शेल ले लीजिए आपके जो कोर्स में है, हॉलो शेल। शेल तो हॉलो ही होती है, लेकिन फिर भी लिख के और एम्फेसिस कर रहे हैं। अब यहां पर मान लीजिए चार्ज आप दिए बैठे हैं, इसको Q चार्ज दिए हैं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है? शून्य। लेकिन V कितना मिलता है? कांस्टेंट। हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन V आपका जीरो नहीं है। दिस इज द एग्जांपल जो इन्होंने मांगा था, सपोर्ट योर आंसर। और लॉजिक पूरा मैंने आपको दे दिया। ऐसे पकड़ते रहिएगा, ये रट्टा वाले सवाल नहीं है, इसको समझे बिना नहीं कर पाएंगे। मैं एकदम सरल भाषा का उपयोग कर रहा हूं। खैर, इसको आप नोट कर पाए होंगे। क्या बोल रहा है? फिगर शोज द फील्ड लाइंस ऑन ए पॉजिटिव चार्ज। अच्छी बात है। इज द वर्क डन बाय द फील्ड in moving a small positive charge from Q to P? Q to P हम ला रहे हैं, Q to P, पॉजिटिव और निगेटिव। आहा, इस सवाल को बहुत बच्चे गलती कर देंगे। क्यों गलती कर देंगे ना? सवाल ध्यान से पढ़े बिना। जानते हो क्या गलती करोगे? वर्क डन बाय फील्ड लिखा है, आप ये भूल जाओगे। मैं 100%, आप में से केवल 10% बच्चे पकड़ पाएंगे। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स जो काम कर रहा है। हम अगर काम करेंगे और इसको Q to P लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की ही बात करते हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हम जो कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये रिपल करेगा, उसके अगेंस्ट हम काम करेंगे फ्रॉम Q to P। लेकिन ये फील्ड काम क्या करेगी? फील्ड हमेशा एक्सटर्नल वर्क के अपोजिट काम करती है। जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आप लिख दीजिए माइनस एक्सटर्नल के बराबर होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, इससे वर्क डन निगेटिव होगा। वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। आप बात समझ पाए? अगर आप वर्क करेंगे तो पॉजिटिव है, Q से P लाने में आप झोंक रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन कर रही है वो निगेटिव है। और समझने की कोशिश करें तो देखिए, इस अगर प्लस Q चार्ज आप आगे बढ़ाओगे तो इस पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा ये, और आप इसको इस तरफ बढ़ा रहे हो तो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री का एंगल है, तो वर्क डन निगेटिव आ जाएगा। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लग रहा है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, तो ये निगेटिव ही आना है। और वरना इस फॉर्मूले को आप नहीं पहचानते तो पहचान लीजिए। एक्सटर्नल का मतलब होता है हम जो काम करते हैं, एक्सटर्नल बॉडी, हम उसको जबरदस्ती खींच रहे हैं। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब है जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। आपको कौन कौन सी कंजर्वेटिव फील्ड पता है कोर्स के हिसाब से? एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक ग्रेविटेशनल फील्ड, ये कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होती है, ठीक?
तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। मैं पूरा इसलिए बताता हूं कि कॉन्सेप्ट पकड़ो, ये नहीं कि यही सवाल करा दिया बाकी सर कुछ आता नहीं, तो फिर टीचर भी बेकार, वो बच्चा भी बेकार। क्या मतलब है पढ़ने लिखने का? मतलब मजा की एंजॉय करो, और वैसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो छक्का मार दो, तभी तो खिलाड़ी बनोगे, धोनी, विराट कोहली। खैर, इसको पकड़ लिया होगा आपने, तो इसको आप पकड़ लीजिए, अगली बात हम लोग करेंगे। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज अराउंड ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर एट द सेंटर ऑफ विच अनदर पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड? अरे भैया समझ गए, ये एक सर्किल खींचे बिना आर्क सही बनता नहीं, ऐसे लिख दो। अब यहां पर कोई आप क्या कर रहे हो, पॉइंट चार्ज को, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज को आप ऐसे घुमा रहे हो, इसी के ऊपर अलग लाइन बन गई। ड्राइंग बड़ी बेकार है भाई, वही सिखा दो। तो ये ए से लेकर बी तक आप गए हो, है ना? अब कह रहा है कितना वर्क डन करोगे, समझ गए, वर्क डन विल बी 0। क्यों जानते हो? क्योंकि यहां पर ये किसका हिस्सा है, ये सर्किल का हिस्सा है, तो यहां से ये पूरी सरफेस इक्यू पोटेंशियल सरफेस हो जाएगी, सभी तो आर डिस्टेंस दूर हैं, तो इसलिए ये हो जाएगी आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और इक्यू पोटेंशियल यानी से हर जगह पोटेंशियल सेम, इसलिए वर्क डन ऑन इक्यू पोटेंशियल सरफेस विल बी 0। तो यहां वर्क डन कितना होना है, 0। मैंने समझा दिया आपको। तो ये देखिए, ये भी रट्टा नहीं लगा सकते आप, समझे? एक चीज है कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, दूसरी एबिलिटी, बहुत बड़ी बात, नहीं आती तो प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन पढ़ के समझ पाना कि क्वेश्चन का मामला क्या है, ये रीडिंग हैबिट का मामला होता है। तो 60% बच्चे, 70% बच्चे तो यही ढेर हो जाते हैं, जो ये बोलते हैं न्यूमेरिकल नहीं निकलते, उनमें से 70-75% का कारण क्या है, इस सवाल को पढ़ के इमेजिन ही नहीं कर पा रहे यह सवाल है क्या। जब यही नहीं पता ये है क्या, करना क्या है, तो लगाओगे क्या? समस्या तो पहले डायग्नोज हो, तो समस्या ही डायग्नोज नहीं तो सोल्यूशन किस बात का निकालें। खैर एनीवे, इसको आप नोट करें, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वरना तो बातें बहुत हैं। लिखा है 4 पॉइंट चार्जेस क्यू 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 प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, लिखा है शोन इन फिगर। बढ़िया, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू। इस पर या इस पर कोई ले लीजिए, दोनों पे सेम आएगा। हम चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स का रिजल्टेंट निकालने वाले हैं, आइए फटाफट निकालते हैं। ये प्लस क्यू दिख रहा है, ये भी प्लस क्यू दिख रहा है, तो इस ये वाला इस पे जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा एफ क्यू, ये वाला लगाएगा इस डायरेक्शन में। सेंट्रल फोर्सेस हैं जो लाइनें ज्वाइन करती हैं सेंटर टू सेंटर, उधर ही लगते हैं। ये कैपिटल क्यू साहब किधर लगाएंगे, डायगोनली इस डायरेक्शन में, ऐसे लग गए फोर्स। अब इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, जिससे आप मेरे साथ आ जाओ, कि जब भी ये दोनों इक्वल फोर्सेस होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है और चार्जेस भी सेम है, तो अगर डिस्टेंस सेम है और चार्ज सेम है तो वहां पर फोर्स भी सेम लगता है। कूलम्ब्स लॉ तो वही है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 Q2 सेम है और R स्क्वायर भी सेम है। इसका मतलब ये FQ फोर्स सेम है। दो इक्वल जब फोर्स लगाते हो कहीं पर, मैं ऐसे ही फोटो बनाता हूं, F और F, जब भी दो इक्वल फोर्स लगते हैं, इनका रिजल्टेंट इसके एंगल बाइसेक्टर से जाता है। F नेट या F रिजल्टेंट कहां से जाता है, एंगल बाइसेक्टर। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इसका F का रिजल्टेंट किधर जाएगा, FQ की ही डायरेक्शन में, जो डायगोनली जा रहा है। यानी FQ का रिजल्टेंट इधर ही जाएगा, रिजल्टेंट निकाल के FQ में जोड़ देंगे, बात खत्म। ये है हमारा थिंकिंग प्रोसेस कि कैसे सवाल को करेंगे। अब आइए फटाफट इसको करना शुरू करते हैं। तो मैं इसका इस्तेमाल जगह का करूंगा, FQ लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन A था ना बीच का डिस्टेंस, तो A स्क्वायर। और दूसरा वाला भी ये FQ लिख दिया, तो दोनों को नहीं लिख रहा हूं, आप समझ गए, FQ बराबर है। यहां पर इसके लिए भी लिखेंगे FQ, तो यही आएगा जो इसके लिए है। बढ़िया, F कैपिटल Q लिख लेते हैं,
एफ कैपिटल क्यू जो लगा रहा कैपिटल क्यू वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू पे, तो क्यू इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वायर, और बीच का डिस्टेंस ये चाहिए, तो ये देखिए ए है, ये ए है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ए रूट, ये इसका हाइपोटेन्यूज है तो ए रूट 2 हो जाएगा, ये तो निकाल ही लेते होंगे, इसको जोड़ो पाइथागोरस लगा दो, तो ये ए रूट 2 आ जाएगा। कई बार कर चुके हैं इसलिए याद भी हो जाता, आपको भी याद हो गया होगा, ए तो ये ए रूट 2, तो यहां पर हम कर देते हैं ए रूट 2 का स्क्वायर, ये देखिए रूट 2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, जगह का में यहां लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक, अब हम इस एफ क्यू का रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं जो कि एफ कैपिटल क्यू की डायरेक्शन में होगा। नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू जो हमने पकड़ा हुआ है, तो एफ नेट कितना आया बेटा, एक तो एफ क्यू लगी रहा है उस डायरेक्शन में ये, और इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो क्या हो जाएगा एफ क्यू का स्क्वायर प्लस एफ क्यू का स्क्वायर, बात समझ गए होगे, ये दोनों 90 पर हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते आए हो, जोड़ मारा क्योंकि डायरेक्शन एक था इसलिए जुड़ गया है यहां पर, तो ये वैल्यू हो गई एफ क्यू, और ये सेम है तो एफ रूट 2, ये देखिए कायम बन गई, वैल्यू रख दो, खत्म करो, एफ कैपिटल क्यू का वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। मेरे ख्याल से बिल्कुल मेरे साथ चल रहे हैं आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन a स्क्वायर, और रूट 2 इसका था। अब जो कुछ कॉमन आ रहा है निकाल लो, डायरेक्शन फिट कर दो डायगोनली, तो यहां पर एफ नेट की जो वैल्यू आई, क्या क्या कॉमन है यहां पर, कैपिटल क्यू कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ए स्क्वायर भी कॉमन है, यहां पे वैल्यू कितनी बन गई क्यू अपॉन 2, यहां कॉमन ले लिए हैं तो रूट 2 ऊपर ही है, तो रूट प्लस तो लिखो प्लस रूट 2 क्यू, और इसका डायरेक्शन किधर है, अलोंग डायगोनल। सेकंड पार्ट भी था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, 5 नंबर का 3 नंबर का सवाल है, तो ये कहानी पहले वाले का आंसर आ गया, आंसर नंबर ए। पोटेंशियल एनर्जी बहुत निकाल चुके हैं, फटाफट निकाल लेंगे, मैं यही कर देना चाहूंगा थोड़ा छोटा छोटा लिख के, कई बार कर चुके हैं, फटाक से आप समझ जाएंगे। बी लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया कॉमन, और इसके कितने पेयर बनेंगे, 6, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, जैसे सिखाया था आपको, ये 4 है ना, 1 2 3 4, पहले का पहले से बनाओ, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, फिर 2 से शुरू करो, 2 का 3 से, 2 का 4 से, फिर 3 से शुरू करो, 3 का 4 से, ये पेयर बने। ऐसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में 4 तक जाना, कोई गलती नहीं होती कभी। मैं जल्दी से लिखता हूं, 1 का 2 से, क्यू का ये 1 2 3, इसको मैं 1 ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं, दिख नहीं रहा, 4 ले रहा हूं, तो क्यू क्यू अपॉन बीच का डिस्टेंस ए था, तो वहां लिख देंगे क्या हम लोग, ए, फिर इसका इससे डिस्टेंस ए रूट 2 है, ध्यान रखना, तो हमने लिखा क्यू इंटू क्यू अपॉन ए का जा गया रूट 2a, फिर इसका इससे, तो Q इंटू क्यू अपॉन ए, फिर ये कंप्लीट, इधर आ जाओ, 2 का 3 से, तो Q का Q से अपॉन ए, फिर इसका इससे, फिर डायगोनल आ गया, तो Q इंटू क्यू अपॉन रूट 2a, फिर कौन सा बचा रह गया भाई, 2 का 3 से, 2 का 4 से कंप्लीट, फिर आ गया 3 का 4 से, तो Q इंटू क्यू अपॉन ए, कभी ये 6 पेयर बनते हैं 4 में जो मैंने बना के आपको दिखाए हैं। अब देखिए यहां पर
फटाफट जोड़ने का काम करेंगे, कोई जुड़ रहा हो तो। ये के क्यू, ये देखिए सेम फिगर है, ये तो ये 4 बार हैं, तो 4 क्यू क्यू अपॉन ए, इसकी कहानी तो ऐसे ही सेट हो गई। अगले की बात करते हैं, क्या बचा रह गया, ये बचा रह गया क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2a, और यहां बचा रह गया क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2a। ये एक्सप्रेशन आ गया है। ए और कॉमन ले लो, बाकी एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन नहीं आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए और कॉमन ले लीजिए आप, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 4 क्यू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2। ए अगर बाहर निकाल, कुछ गड़बड़ कर दी है क्या, नहीं ठीक है, रूट 2a तो कॉमन ले लिया है, तो a तो ठीक है, ए कॉमन ले लोगे तो बाहर चला जाएगा, ना लो तो रहने दो, और ये आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2। ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू आ गई। जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, ये इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे का सवाल लगाएंगे। तो मैं पूरी चीज करा रहा हूं जिससे आपको सुपरलेटिव डिग्री का फायदा मिल जाए। तो आप इसको बेटा क्या बोलना चाहिए, फटाफट नोट कर लो। मेरे ख्याल से आप नोट कर पा रहे होंगे, बढ़िया बात है। और अगली कदम पर इसके नीचे वाला दिखाना है अभी आपको, इसका नीचे यहां तक पहुंच गए, तो इसको बेटा जी नोट कर लीजिए। तो अगला पॉइंट, 3 पॉइंट चार्जेस +1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम 2 प्लस कूलम आर इनिशियली इन फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। जब ये दूर दूर थे तो इनका पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं था, जब इन्फिनिटी पे रहते तो शून्य होता है। कैलकुलेट द वर्क डन इन असेंबलिंग दीज चार्जेस एट द वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड 10। हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बन रहा है आपके यहां, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दो। अभी जानते हो क्या कर रहे हैं, ए बी सी या जहां भी बना दो। और चार्ज कितने कितने थे, 1 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम ये है नहीं, एक माइनस में है और ये प्लस में है। ये रखें 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। कह रहे हैं कितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा। तो देखिए इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो आप वर्क डन करते हैं वही तो सेव होती है। तो अगर इस समय सिस्टम की हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें तो वही वर्क डन हमको करना पड़ेगा। पहले इंफिनिटी पे थे तो इनका 0 था, पोटेंशियल वाला पार्ट आप समझ रहे होंगे, 0 था। अब आप क्या करेंगे कि जब इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, मैं देख रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं कट ही जाए। तो आप जब इसको इंफिनिटी से लावेंगे तो जितना आप वर्क डन करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वही आपका वर्क डन है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का बहुत ही भीषण तरीका हम लोगों ने देख रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कॉम्बिनेशन, पहला रिश्ता, दूसरा रिश्ता, तीसरा रिश्ता, पहले का दूसरे से, पहले का तीसरे से। तो 1 माइक्रोकूलम बना लेते हैं, 1 × 10⁶, ऐसा कोई सवाल कर चुके थे ऐसा याद आ रहा है। और ये 2 माइक्रोकूलम, बीच का डिस्टेंस 0.10, फटाफट कर लेते हैं। खैर पहले का तीसरे से, तो 1 × 10⁻⁶, और ये निगेटिव है 1 × 10⁻⁶, और बीच का डिस्टेंस 0.10। तो पहले का दूसरे, पहले तीसरे, दूसरे का तीसरे से 2 माइक्रोकूलम इंटू -1 × माइक्रोकूलम अपॉन 0.10। ये कहानी देख लेते हैं, इसमें और क्या क्या कलाकारी हो सकती है। हो गया 9 × 10⁹ और 0.10। ये सवाल ऐसा लग रहा है जैसे किया हुआ है अभी। 2 × 10⁻12 प्लस 10⁻12, 1 इंटू प्लस माइनस 2 × 10⁻12 उत्तरी। तो ये तो कट गए। तो अब ये वैल्यू कितनी बची, एक पावर हटा दोगे तो 9 × 10⁻10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटा के, और ये 10⁻12 है।
तो आ जाएगी 9 इंटू, ये देखिए यहां पर माइनस छोड़ दिया है मैंने, तो ये वैल्यू आ रही है माइनस में, और कितना आ गया 9 इंटू 10 की पावर -2, मतलब 0.09 जूल। यही आपका आंसर है। जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी उतना ही वर्क डन रहा। तो दिस इज योर वर्क डन। समझ के होंगे, बाकी तो मैं आप समझा ही रहा हूं। इनको असेंबल करने में जितना काम करना पड़ा वो आपके सामने है। इसको नोट कर लें, अगला सवाल करते हैं। यहां बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ई। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके अंदर प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू ओवर ए क्लोज रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी ए। वर्क डन यहां पे 0 होगा। जानते हैं क्यों 0 होगा? कभी भी कंजर्वेटिव फील्ड में आप घूम घाम के वहीं लौट अगर आएंगे तो वर्क डन आपको 0 मिलेगा इन एनी कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में भी यही कांड होता। तो वर्क डन इन ए क्लोज लूप, क्लोज्ड पढ़ पाओगे, क्लोज्ड लूप in conservative field is 0। तो कंजर्वेटिव फील्ड में चक्कर लगा के साइक्लिक ऑर्डर में घूम के वहीं आओगे तो वर्क डन 0 मिलेगा। इसे भी नोट कर लीजिए। अगला सवाल बहुत ही तेजी से पकड़ रहे हैं। ये भी देखिए इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें कहा विच ऑफ द डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स। ये दो चार्ज, जो डायग्राम है ठीक है, दो चार्ज प्लेट है। इफ ए न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड, यहां पर कोई कंडक्टर रख दिया जो न्यूट्रल है बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स। इफ ए न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आप कंडक्टर रख देते हैं तो कंडक्टर की वजह से ये इंडक्शन की वजह से यहां चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इसके अंदर के जो चार्ज होंगे वो प्लस के पास माइनस वाले इकट्ठा हो जाएंगे, माइनस के बाद प्लस वाले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? यहां से निकलेंगी, यहां टर्मिनेट माइनस पर, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, और फिर प्लस से स्टार्ट होकर माइनस की तरफ ऐसे, और दूर वाली सीधे निकल जाएंगी ऐसे करके, जैसे यहां ये बनी हुई है। तो ये आंसर इसका क्या होगा? डी। पहले वाले में इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ ही नहीं है तो खत्म, आएगी तब तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुल करती है, तो ये गलत है। इसमें बीच में कुछ है ही नहीं, ये भी गलत है। क्यों भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं, कंडक्टर के अंदर नहीं होती, वहां तक तो पहुंचती हैं, उसके बाहर तो निकलती हैं। यहां ये हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं तो पागल बना रहे हैं, प्लस से माइनस होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जो मैंने आपको बता दिया। ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है, कंडक्टर रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताओ, एकदम आपको 100 नंबर मिलेंगे। अब अगले क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं पहले है क्या। ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के has the same area as that of the plates of a parallel plate capacitor but has the thickness d/2। ये parallel plate है, एरिया तो वही है लेकिन इसकी थिकनेस जो है, अगर ये पूरी d थी तो इसकी थिकनेस बाबूजी d/2 है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। आसान, कोई दिक्कत नहीं। Where d is the separation between the plates, find out the expression for its capacitance when the slab is inserted between the plates of the capacitor। देखिए आप जब पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक वाला मामला है, पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक भरते हो, ये बीच में कहीं रख दो, इधर रखा है इधर सरका दो, इधर सरका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटेंस विल चेंज। कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये रखा है तो सेंटर में रखा है क्या? नहीं, कहीं हो, वो इससे चपका के रख दो, इधर वाले से चपका के रख दो, कहीं रख दो,
काम आप सी यही आएगा। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सी में लिखा एप्सिलॉन नॉट ए डी, और टी ए डाइलेक्ट्रिक का सेपरेशन होता है तो डी बाई टू, और टी आ गया अगेन डी बाई टू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये वैल्यू आपकी आ गई। तो यहां पर देखिए ये आ जाएगा आपका डी बाई, देखिए एप्सिलॉन नॉट ए, ये कट के बचेगा डी बाई टू, और यहां आ जाएगा डी अपॉन टू के। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, दो ऊपर चला जाएगा भाई ये एलसीएम लोगे ना तो 2 के एलसीएम मिलेगा, तो 2 के ऊपर 2 एप्सिलॉन नॉट ए के ऊपर, नीचे 2 के एलसीएम था तो डी आ जाएगा, एक में आ जाएगा के प्लस 1। ये देखिए आपका आंसर आ गया। अब यहां लिखा है इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया दिस वन एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर। बढ़िया है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। हम जानते हैं जो कैपेसिटर की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एरिया है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4, जो बीच का सेपरेशन है 3 मिलीमीटर। सॉल्व करोगे इस जैसा सवाल हम लोग जहां तक कर चुके थे, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। ये आ गया इतना आंसर पहला। दूसरी बात करते हैं, ये सेम सवाल है, मेरे ख्याल से हम लोग कर चुके हैं, रिपीट हुआ है दूसरी बार। खैर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन प्लेट। 100 वोल्ट की बैटरी से लगा देंगे तो Q इज इक्वल टू CV। तो C कितना है यहां पर 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11, रिपीट हो गया सवाल, इंटू 100। तो ये 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 आ जाएगा कूलाम। तीसरे में मैंने समझाया था पहले, हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट्स बी अफेक्टेड इफ ए 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट ऑफ 6K इज इक्वल टू 6 इज इंसर्टेड इन बिटवीन द प्लेट्स। देखिए उसका सेपरेशन ही 3 था, 3 डाल रहे हो तो पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक नहीं है, फुली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक है, और K की वैल्यू 6 है, और बैटरी आपकी सप्लाई लगी हुई है, तो Q डैश की वैल्यू क्या हो जाती, KQ मैं पीछे समझा चुका था, K मतलब 6 और पहले जो चार्ज था उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। वैल्यू कितनी आ गई 10.62 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम। ये रहा आपका आंसर। आप नोट कर लीजिए, अगला सवाल करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, कई बच्चे समझ पाते हैं, कई बच्चों से चिड़िया उड़ जाती है, तो समझ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड इन 2 वेज। एक बार इन्होंने एक डाइलेक्ट्रिक K डाल दिया, पूरा भर दिया है। इसमें देखिए डाइलेक्ट्रिक 2 अलग अलग डाले हैं। In the first case, it is filled with a slab of dielectric constant K. ये. In the second case, it is filled with 2 slabs of equal thickness, d by 2, d by 2. Dielectric constant K1, K2 दिख रहा है हमको in the figure, respectively shown in the figure. The capacitance of the capacitor is same. In इसका अगर C है कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस इसका भी C है। ये कह रहे बराबर है भाई। In the 2 cases, ऑब्टेन द रिलेशनशिप K1 K2 में रिलेशनशिप चाहिए, बिल्कुल बना देते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। अब यहां पर शुरू किया जा सकता है, डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हुआ है, तो पहले केस इधर से शुरू कर देते हैं। केस 1 फुली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक वाला मामला है, तो अगर मैं इसको लिख दूं C1, तो एप्सिलॉन नॉट K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में आ गए, तो यहां पर देखिए 2 कैपेसिटर लेंगे और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। इस तरह इनको सोचिए, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, और प्लेट्स एक के बाद एक आ रही हैं, ऐसे कुछ ऐसे जुड़े हुए समझेंगे। ये K1 से भरा है, ये K2 से भरा है। ये सीरीज क्यों? पैरेलल कॉम्बिनेशन तभी मानते हैं जब दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम हो। यहां प्लेट और इसके बीच की कहानी का पोटेंशियल अलग है, इन 2 प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, इन 2 प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है।
इन दोनों का एक पोटेंशियल, इसका अलग, देखे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये पहला कैपेसिटेंस इसका ले लो C1 डैश, इसको ले लेते हैं C2 डैश और सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। तो यहां पर जैसा मैंने बताया C1 डैश लिखोगे तो क्या लिखोगे, K1 एप्सिलॉन नॉट A, और ध्यान रखना यहां पर ये D की जगह D/2 आ गया है, तो यहां D/2 रखोगे, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसी तरीके से C2 डैश का जिक्र करोगे, वही चक्कर उसमें करोगे, तो K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C1 डैश एंड C2 डैश आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है बेटा, तो दोनों कैसे होंगे, नेट इनका निकालने चले अगर हम लोग, तो 1 अपॉन CS 1 अपॉन C1 डैश प्लस 1 अपॉन C2 डैश, ऐसा ही करते हो। तो इसमें C1 डैश की वैल्यू यहां डालोगे 1 अपॉन, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां देखिए D अपॉन 2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D अपॉन 2K2 एप्सिलॉन नॉट A। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दी, आप समझ पा रहे होंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो CS की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम वगैरह लेके, तो वैल्यू आ जाएगी 2K1 K2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आप चाहें तो इसका शॉर्टकट वाला जो फॉर्मूला है C1 डैश इंटू C2 डैश अपॉन C1 डैश प्लस C2 डैश करेंगे तो भी यही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये क्या किया है, ये 1 अपॉन CS है तो पलटना होगा, इसका एलसीएम लेके जोड़ लीजिए, सब कुछ है, तो K1 प्लस K2 ऊपर आ जाएगा D के साथ, पलटेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो CS आया है इसका कैपेसिटेंस C1 से बराबर है, तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ समझ जाते हैं आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C1 इज इक्वल टू CS, ये गिवन है, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को हम इसके बराबर कर देंगे, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। थोड़ा सा इसको ऊपर करना चाहेंगे, और यहां देखिए वैल्यू कट रही है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये वैल्यू पूरी कट गई। तो यहां से देखिए K की वैल्यू कितनी आ गई है, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 बेटा, और ये आपका आंसर आ गया रिलेशन। इस तरह से सवाल होंगे, ये भी मैंने करा दिया। मैं ये ध्यान रख रहा हूं कि आपकी कोई चीज छूटे ना बेटा, आप एकदम बीहड़ तरीके से परफॉर्मेंस कर पाओ, तो इसको नोट करो। अभी और सवाल 3-4 करेंगे न्यूमेरिकल, जैसे पूरी बात तभी कंप्लीट होगी, ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। खैर आप कुछ इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे जहां बहुत गलती करते हैं आप, तो ये आप नोट कर पाए होंगे। थोड़ा ऊपर ले जाता हूं और ये आप नोट यहां तक कर पाए। लिखा है कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द कैपेसिटर C2, ये महाशय, in the circuit shown in the figure, given potential at A 90 वोल्ट, C1 दिया है, C2 दिया है, C3 दिया है, और साथ में ये अर्थिंग है, तो इसका पोटेंशियल अर्थिंग का कितना होता है, 0, ये आपको पता ही होगा। अब यहां पे इस पे निकालना है हमको चार्ज और एनर्जी स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस यहां पर हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे बेटा, कि कितना चार्ज है, क्योंकि चार्ज जो फ्लो करेगा ना वो तीनों में सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, तो चार्ज के लिए हमें इक्विवेलेंट चाहिए, ये तीनों सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, यानी 1 अपॉन C1 कितना है, 20 माइक्रोफैरेड, 20 30 और 15, तो 20 30 और ये रहा 15, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, एलसीएम ले लीजिएगा, 60 आ जाएगा,
3 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन 60, सी इक्विवेलेंट आ गया 60 अपॉन 9 माइक्रोफेरेड। ये कॉम्बिनेशन हुआ। अब चार्ज निकालने जाएंगे तो C इक्विवेलेंट इंटू वी लिखेंगे। इसका इसके बीच का पोटेंशियल कितना, 90 माइनस 0 यानी 90 वोल्ट। तो C इक्विवेलेंट कितना है, 60 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 90 वोल्ट। 9 से काटोगे 10 आ जाएगा और ये आपको 600 माइक्रो कूलाम मिलेगा। ये चार्ज है और ये चार्ज क्योंकि सीरीज में है तो सब में यही चार्ज होगा। आप इतना पकड़ लियोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है। V2 चलो निकालने, फॉर C2 हमने लिखा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q अपॉन C2। चार्ज हम निकाले बैठे हैं 600 माइक्रो कूलाम, 600 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और C2 की वैल्यू दे रखी थी 30 माइक्रोफेरेड। ये आ गया 20 वोल्ट। वोल्टेज पूछा था ना, वोल्टेज निकाल लिया। एनर्जी स्टोर निकाल ले, हाफ CV स्क्वायर लगा देंगे। एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ C2V2 स्क्वायर। हाफ लिखा, C2 था 30 माइक्रोफेरेड और V2 निकाला था 20 वोल्ट का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल। और ये देखिए ये एक आंसर आया, वोल्टेज वाला कहां है, ये एक आंसर आया। इस तरह से ये भी सवाल आपने कर लिया, एकदम शानदार तरीके का सवाल। आप इसको नोट कीजिए और करते हैं, बहुत जहां गलती करेंगे। अभी 2 क्वेश्चन ऐसे दिखाएंगे जो गलती के बड़े चांसेस आपके वहां हैं। खैर इसको आप नोट कर लीजिए साहब। तो यहां पर देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट A एंड B। इस A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ध्यान से देखिए, ये शॉर्ट सर्किट, अगर ये A पोटेंशियल कुछ है तो ये वही पोटेंशियल है A वाला पॉइंट। ये अगर B है तो ये वही पॉइंट है B। तो जो भी चार्ज जाएगा, शॉर्ट सर्किट का मतलब है वो सारा चार्ज, क्योंकि उसको कुछ रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, वो सट से यहां से निकल जाएगा, इसमें से जाएगा फिर सट से यहां से निकल आएगा। तो पॉइंट A एंड B आर शॉर्ट सर्किट। Therefore, no role in the circuit। इसका रोल का मतलब इसके बीच के कैपेसिटेंस। तो ये हमारा किसी काम का नहीं रहा, ये किसी काम का नहीं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या रहा, केवल C3। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस वो रहा कितना, C3। तो C3 की वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड। यही आपका आंसर ऑफ A है। ध्यान से देखिएगा, अभी इसका भाई भी दिखाएंगे, वहां गलती कर देंगे आप, ध्यान से समझना। ये हो गया जहां तक मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, क्योंकि यहां पर कैपेसिटेंसी 2 माइक्रोफेरेड है नेट, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। 2 माइक्रोफेरेड और बैटरी 5 वोल्ट की लगाई है तो 10 माइक्रो कूलाम इस पे चार्ज आ गया। नंबर C, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, E या U लिखिए, हाफ CV स्क्वायर, हाफ 2 माइक्रोफेरेड और V का मतलब 5 वोल्ट का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 25 माइक्रो जूल। ये देखिए ये आंसर आ गया आपका। तो 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ 12 पिकोफेरेड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 50 वोल्ट। इस तरीके से पहले हमने जोड़ा है। ये था 50 वोल्ट की बैटरी और दोनों थे 12 पिकोफेरेड के 2 कैपेसिटर। देख लेंगे अभी क्या करना है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, तो निकाल लेते हैं पहले, इसका इक्विवेलेंट निकालो। 12 है तो आधा आ जाएगा, 12 का आधा 6 पिकोफेरेड। C इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन है,
C1 C2 आप चाहें तो ऐसे कर लें, वरना तो सेम होता है तो आधा आ जाता है, 12 इंटू 12/12 प्लस 12, और ये वैल्यू आ जाएगी 6 पिको फैरेड। हम आप सब जानते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं हम, वोल्टेज हमें पता है, तो एनर्जी कितनी सेव रही इसमें, हाफ CV² लगा दो। C पता है, V भी पता है। C कितना था 50, V पे आ जाते हैं पहले, हाफ 6 पिको फैरेड 10⁻⁻12 और 50 का स्क्वायर, तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5 नैनो जूल। ये आपकी एनर्जी आ गई। अब क्या कह रहा है, इफ दीज वर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम बैटरी, हाउ मच एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। ये पहला पार्ट था एक तरीके से। दूसरे में इन्होंने नाटक किया है, दोनों को ऐसे पैरेलल जोड़ मारा है। 50 वोल्ट की बैटरी अब भी है और 12 पिको फैरेड के ये कहानी थी। तो C इक्विवेलेंट इस समय कितना है, जुड़ जाएगा तो 24 पिको फैरेड हो जाएगा, 12 + 12 यानी 24 पिको फैरेड। अब अगेन एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसकी बात कर लीजिए, हाफ CV²। C कितना है 24 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 50 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 30 नैनो जूल, ये आंसर आपको मिल गया। अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं ये, ऑल्सो फाइंड द चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन ईच केस। अच्छा भैया, चार्ज भी पूछे, पहले ही लिख देते, जब कर चुके हैं तब ये पूछ रहे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में पहले पार्ट में चार्ज कितना आया, मैं सीरीज की QS लिख दे रहा हूं सीरीज के लिए, CS इंटू V। CS कितना था 6 पिको फैरेड, तो 6 इंटू 10⁻⁻12, V था 50 वोल्ट, तो वैल्यू हो गई 300 पिको कुलाम। ये पहले वाले का आंसर आ गया। इस वाले की बात करें तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो मैं QP लिख देता हूं, जैसे आप आसानी से समझ जाएं जहां तक संभव हो। C इक्विवेलेंट कितना था इसका 24 पिको फैरेड, या पिको ही लगे रहने देते, ये वैल्यू हो गई। तो ये 12 करोगे तो 1200 आ जाएगा पिको कुलाम, 1200 पिको कुलाम। ये हो गया, बस मेरे ख्याल से हो गया, यही था। तो मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लें अच्छे से, एक एक चीज मैंने करा दी है, अच्छी तरह नोट करके समझ लीजिए आप। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ बढ़िया से आपने सीखा होगा, और ये वीडियो देखिए सभी टाइप के पिछले 10 सालों के लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे, बढ़िया से समझाते हुए, इजी एक्सप्लेनेशन फिजिक्स का। अगर ये वीडियो आपको मेरा हार्डवर्क अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर फिजिक्स का टॉप क्वालिटी कंटेंट सुपर इजी भाषा में आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक। और कई वीडियो के लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जहां वन शॉट वीडियो के भी लिंक है, PYQ के भी लिंक मिलेंगे और चैप्टर्स के, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं और तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, बाय।